सो बैलेंस शीट के बारे में स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट से जो भी है ना, बैलेंस शीट को देखने का मतलब यही है कि द बैलेंस शीट जो है वो जो है उसके एसेट लाइबिलिटीज जो है वो उसके लोन कितने हैं, इन सब के बारे में एक जो है वो मोटा मोटी जो है वो आइडिया दे देता है कि वेदर बिजनेस इज गोइंग टू परफॉर्म इन द बैड, कोई भी एक बैड कंडीशन है उसमें जो है उसके जो है ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, इन्वेंट्रीज में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक में कितना पैसा पड़ा है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपके जो है वो बैलेंस शीट के थ्रू जो है वो पता चल जाता है ना। तो बैलेंस शीट डिस्प्लेज अ कंपनीज टोटल एसेट एंड हाउ इट एसेट्स आर फाइनेंस, और ये जो एसेट इज इक्वल्स टू आपका जो है वो लाइबिलिटीज होती है, ठीक है ना। तो दोनों जो है वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। द इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बैलेंस शीट रिलीज्ड इन H1 एंड H2, इंपॉर्टेंट डेट है 30 सितंबर को देखना चाहिए। और H1 एंड H2 क्या होता है आपका, आपका जो है 4 क्वार्टर्स होते हैं। जनवरी जो है अप्रैल मई जून इज द फर्स्ट, देन उसके बाद जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर इज द सेकंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द थर्ड वन, and January, February, March is the fourth one. So H1 will be the second quarter and the H2 will be the fourth quarter. Which will be January, February and March, right? H2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, आपका जो है वो सेकंड जो क्वार्टर रहेगा। सेकंड क्वार्टर कहाँ से चालू होता है, सबसे पहला तो अप्रैल मई जून होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, दैट विल, तो जो है सितंबर में जो है उसका जो आएगा आपका जो है 30 सितंबर को रहेगा, दैट विल बी, एंड यहाँ पे इसका 31 मार्च को रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है पूरा जो है साल भर का अपडेटेड जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में। तो उसमें आपका इन्वेंटरीज है, क्लोजिंग स्टॉक, वो सारी चीजें जो है उसमें जो है वो पता चल जाएगा। आपका ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, पेबल्स कितना है, और भी क्या क्या जो है वो एसेट जो है वो आपका जो है वर्क इन प्रोग्रेस कितना है ना, नेट ब्लॉक कितना है, ग्रॉस ब्लॉक कितना है, फ्यूचर में कितना क्या क्या एक्सपेंशन करने वाली, ये सब चीजें जो है वो इस बैलेंस शीट में जो है वो मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल लिख रखते हैं इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। तो एसेट में क्या होता है, कैश, इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज में रेंट, वेजेस, यूटिलिटीज, टैक्सेस एंड लोन्स होता है। शेयर होल्डर में क्या होता है आपका, रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, अगर कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट बेच के जो भी आपका नेट प्रॉफिट कर रही है, उसके बाद डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा बच रहा है वो जाता है आपका जो है वो रिटेन अर्निंग में जाता है। तो रिटेन अर्निंग जो रहेगा, अगर वो कंपाउंडिंग हो रहा है मतलब वो बढ़ते ही जा रहा है, तो आपका जो है दैट शेयर होल्डर की जो इक्विटी है वो भी जो है वो बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल प्लस आपका रिटेन अर्निंग, दैट विल गिव द शेयर होल्डर इक्विटी। और उसी वे में जो है एसेट भी बढ़ेगा। तो एसेट इज इक्वल्स टू जो है आपका जो है वो, आपका जो है ये बैलेंस्ड होना चाहिए। एसेट माइनस लायबिलिटी इज, तो बैलेंस शीट शुड बी ऑलवेज बी बैलेंस। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर इक्विटी। या टोटल एसेट करंट एसेट होता है, नॉन करंट एसेट होता है। टोटल लायबिलिटीज जो है होता है वो करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। एंड टोटल शेयर होल्डर इक्विटी आपका शेयर कैपिटल प्लस शेयर रिटर्न होता है। Simple balance sheet look like this: asset, liability, shareholder equity, what the company owns, what the company owes, और जो है आपका कंपनीज का नेटवर्क और रेज्ड कैपिटल कितना है, ठीक है ना। ये सिंपल एक है, एसेट कैश इक्विवेलेंट हो गया, करंट एसेट जो है अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी हो गया, अदर करंट एसेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, जो कंपनी प्लांट मशीनरी है, गुडविल। गुडविल एक टर्म्स आता है जिसमें जब कंपनी जो है दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो कुछ गुडविल देना पड़ता है, ब्रांड एंड समथिंग का, ठीक है ना। अदर लॉन्ग टर्म एसेट देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। ये लीस्ट लिक्विड होता है, ये मोस्ट लिक्विड होता है। सिमिलरली जो है वो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी इज जो है वो करंट लायबिलिटी इज आपका अकाउंट पेएबल, जो आपका जो पैसा जो है वो रॉ मटेरियल उनको देना है, दैट इज शॉर्ट टर्म डेब्ट हो गया, जो वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी जो है वो दे लेती है। अदर करंट लायबिलिटीज चेक करेंगे कि उसमें कुछ ग्रेजुएटी हो गया या कुछ लीव का हो गया, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम्स जो भी कंपनी के लिए जो आता है उसमें जो है आपका जो है अदर करंट लायबिलिटी हो गया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विल बी लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया, प्रिफर्ड है ना। एंड शेयर होल्डर इक्विटी में आपका जो है रिटेन अर्निंग आता है, शेयर होल्डर आपका जो है वो शेयर कैपिटल आता है, बाकी जो है वो रिजर्व आता है और कुछ और चीजें आती हैं। तो ये सबको जो है हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे। एक्वायरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, एक्वायरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि आपका जो है अगर कंपनी का प्रोडक्ट खुद ही सेल हो रहा है तो वो जो है रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया।
अब रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो है आपका जो है वो अकाउंट में जो है वो जो बैलेंस है मतलब जो है इनकम स्टेटमेंट में वो बुक हो जाता है। द प्रॉब्लम कहाँ पे इसमें अराइज, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि वो रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गया लेकिन जो है वो पैसा एक्चुअली आया है, जितना इनकम जनरेट हुआ है वो पैसा जो है वो कंपनी में आया ही कि नहीं आया, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वहां पे एक्चुअल कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ जाती है। रिसीवेबल मान लो 3 महीने बाद आ रहा है, हमने प्रोडक्ट तो आज बेच दिया, रिसीवेबल 3 महीने बाद आ रहा है, तो पैसा जो है वो स्टक हो जाता है। सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पे जो है वो कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है, वर्किंग कैपिटल, हमें जो है फिर बाहर से लोन लेना पड़ता है नए ऑर्डर को जो है वो करने के लिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें हम जो भी बिजनेस है उसको एक तरीके से देखने के लिए एक आइडिया मिल जाता है कि रिसीवेबल जिसकी जो है वो कम दिनों की रहेगी उसका जो है वो आपका जो है वो उसका कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा और उसमें उस धंधे में जो है पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है ना, एक एक जो है बाकी और चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये चीज जो है एक साउंड वो देता है कि आपका रिसीवेबल स्ट्रांग है, दैट मीन्स आपकी प्रोडक्ट जो है वो तुरंत जो है वो कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, मतलब आपकी कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी है। ठीक है ना, जैसे B2G बिजनेस होता है, गवर्नमेंट बिजनेस में आपने प्रोजेक्ट कर लिया, आपको 1 साल बाद मिल रहा है पैसा, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इसलिए जो देखें जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इन सब में जो है ये जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनी अभी तो अच्छा कर रही है, लेकिन पहले जो है इनका रिसीवेबल इतना रहता है तो ये लोग कर करके नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनके पास पैसा जो आ ही नहीं रहा। देन गवर्नमेंट 2-3 साल बाद इनको कुछ पैसे देती थी, तो इस तरीके से इनका काम चलता है। तो B2G बिजनेस इज अ रिस्की, बिकॉज आपका कब जो है वो गवर्नमेंट बोलती है वी डोंट हैव अ फंड फॉर दिस ईयर, ऐसे जैसे इस साल बजट में पहले से ही जो अनाउंसमेंट हो गया तो कैपेक्स विल बी लो। तो ऑलरेडी जो है जितने भी आपके रोड कंस्ट्रक्शन ये सब बिजनेसेस है उनको जो लगा कि यार अब तो जब बजट में ही जो एस्टिमेशन जो है वो घटा दिया गया है, तो देन देयर विल बी लो चांसेस दैट द न्यू प्रोजेक्ट न्यू कैपेक्स विल कम, तो नया पैसा उसमें लगेगा। तो वहां पे जो है वो ऑलरेडी जो है वो एनालिस्ट फिर उसमें जो है वो उसको लो वैल्यूएशन करने लगते हैं। ठीक है, कैश फ्लो इज कंसर्न अबाउट द एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, है ना। ठीक है, why does the balance sheet always balanced? तो सी बैलेंस शीट को हमेशा जितने भी अगर आप जितने भी एसेट साइड पे जो इंक्रीज कर रहा है उतना ही लाइबिलिटी साइड पे इंक्रीज होता है, तो बैलेंस इज ऑलवेज बैलेंस जो है ये हमेशा जो है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखेंगे यहाँ पे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइबिलिटीज 100 रुपीज की है, ऑनर्स जो है वो इक्विटी जो है वो कितने की है 100 रुपीज, मतलब मेरा खुद का पैसा, मतलब बिजनेस अगर मेरा खुद का बिजनेस है मैंने बाहर से लोन लिया 100 रुपए का, है ना। तो अगर मैं इक्विपमेंट में जो है वो 50 रुपए, अगर मान लो कचौरी की दुकान है तो इक्विपमेंट जो है 50 रुपए का लाता हूँ, इन्वेंट्री मतलब मैदा 50 रुपए का लाता हूँ, तो 100 रुपए मैंने इसमें से खर्च कर लिया। अभी मेरे पास लाइबिलिटी कितनी है 200 रुपए की है, तो इसमें से देखिए मैंने 100 रुपए खर्च कर दिया, अब मेरे पास कैश कितना बच गया 100 रुपए। तो ये एसेट और ये लाइबिलिटी मतलब जितना मैं इधर खर्च कर रहा हूँ इतना बराबर हो गया। 200 इज 200 इक्वल्स टू यहाँ पे, तो ये बेसिक बैलेंस शीट ऐसे दिखता है। तो बैलेंस शीट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज। ठीक है ना, लाइबिलिटी में आपका ऑनर इक्विटी एंड लाइबिलिटी ज्यादा था, सिंपल है सिंपल। अब जो है अगर इनकम स्टेटमेंट में मैं मानता हूँ कि ये 1,000 रुपए का मैंने जो है कुछ सेल्स जनरेट किया, कितना टोटल इनकम आ गया 1,000 रुपए। ठीक है, 1,000 रुपए का टोटल इनकम आ गया। देन आपका जो है ये एक्सपेंसेस जो है वो जो है वो मेरे 100 रुपए के पड़े, तो यहाँ पे जो है वो मेरे 1,000 रुपए का क्या हो गया इनकम आ गया। तो अभी जो है मैंने नया कैश जो है कितना जनरेट कर लिया जो है वो, है ना, इसमें मान लेता हूँ कि 800 रुपए जो है वो मुझे तुरंत मिल गए, एंड रिसीवेबल जो है वो 200 रुपए का है ना, 200 रुपए का रिसीवेबल्स है। ठीक है, आराम से समझते हैं इसको। और 100 रुपए का मैंने लेबर चार्ज और कुछ भी एक्सपेंसेस भी दिया है 100 रुपए का, तो यहाँ पे जो है मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 900 रुपए का। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपए और लेबर चार्ज किया, तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। तो अब जो है क्या हो गया, इधर देखते हैं तो ये 100 हो गया, ये 800 और 200, तो यहाँ पे जो है ये बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे ये 1100 का हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो है आपका जो है टोटल प्रॉफिट ये जो है यहाँ पे इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा, यहाँ पे दैट विल बी 900। तो अब जो है ये 900 और 200 कितना हो जाएगा, ये जो है आपका 900 और 200 जो है वो, ओके, तो ये जो है ये 1100 हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल बैलेंस, सिंपल सिनेरियो लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं और सिनेरियो चेक करते हैं। इसमें आप कुछ भी एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे तो आपका जो है, कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, 100 है, फिर से 100 लेता हूँ। हमारा इक्विपमेंट जो था वो कितना था, इक्विपमेंट मतलब मशीन जो हो गया वो 50 रुपीज का हो गया। इन्वेंट्री जो है मैदा वैदा भी है वो 50 रुपीज का हो गया, ठीक है ना। तो कैश जो है वो 100 रुपए है, ये आपका 200 रुपए है, ठीक है। ये आपका टोटल एसेट भी कितना हो गया, आपका 200 हो गया। अब मान लो इनकम मेरे पास जो है वो 1000 की है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस मेरे जो है वो कितने हो गए, वो 200 हो गए, ठीक है। मान लो एक्सपेंसेस को मैंने बढ़ा दिया, सॉरी, यहाँ पे 1000 दो एक्सपेंसेस जो है वो 200 हो गए, तो यहाँ पे मेरा जो है वो प्रॉफिट जो है वो 800 रुपए का हो गया। टोटल इनकम तो मेरे पास 1000 का है, तो यहाँ पे कैश जो आ गया वो 1000, मतलब यहाँ पे 800, सॉरी 800 रुपए का है। रिसीवेबल जो है वो 200 रुपए मैंने बोला है, ठीक है, रिसीवेबल 200 का हो गया, तो यहाँ पे 800 रुपए की प्रॉफिट आ गई, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे लेबर चार्ज या कुछ कॉस्ट देना है, तो ये 100 यहाँ से आ जाएगा और 100 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये जो है ये 700 बचेगा, 7 to 900। और ये जो है ये टोटल इधर बैलेंस शीट जो है वो कितनी हो जाएगी, टोटल बैलेंस शीट जो है वो 1000 की हो जाएगी। अब ये यहाँ से ये रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ये प्लस 800, तो ये यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा। जस्ट एक डिफरेंट सिनेरियो पे हम लोग जो है वो ले रहे हैं कि ये जो है वो इसी तरीके से काम करता है। तो 1000 इज इक्वल टू 1000। तो जितना भी आप एसेट साइड बढ़ाएंगे उतना ही लाइबिलिटी साइड में वो ऑनर्स इक्विटी में या रिटेन अर्निंग इस टाइप से बढ़ते जाएगा। तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक एग्जांपल के टर्म में वो देख सकते हैं, और भी मैंने शीट्स जो है वो रखे हुए हैं एग्जांपल्स के लिए। टू सम अप, if we add more liabilities or equities, there would be a corresponding increase in its asset. If a balance sheet is always balances, the source of fund, मतलब liability and equity will always be equal to the application of the funds. Application of funds के जो है वो हमेशा जो है इक्वल होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ फंडिंग किसके, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, डेब्ट आपका कैपिटल हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया। एग्जाम्पल ऑफ दी एसेट्स, ये तो करंट एसेट, कैपिटल एसेट जो फिक्स प्लांट हो गया, इसमें कैश इन्वेंटरी जो रहेगा वो करंट एसेट रहेगा। इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, आगे जब पढ़ेंगे, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब रहेगा। कैपिटल एसेट जो टेंजिबल एसेट भी बोलते हैं, वो फिक्स प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, ये सब जो है वो रहेगा, ठीक है। एक और ऐसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ऑन मनी 200 है, इंटरेस्ट फ्री लोन 800 रुपए है, कैश एट हैंड 1000 रुपए है, एप्लीकेशन किचन इक्विपमेंट ले लिए 250 का, रॉ मटेरियल ले लिए 250 का, तो कैश एट हैंड 500 है। तो एसेट कितना हो गया, इन्वेंट्री ये सब मिला के 500, तो आपका टोटल एसेट 1000, ऑन इक्विटी, बोरोइंग, ये सब मिला के जो है वो आपका जो है 1000, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, ये याद रखना है आपको। अभी स्क्रीनर पे देखेंगे कि कैसे ये काम होता है, ठीक है। तो पर कचौरी मैथ्स, मान लो एक और सिनेरियो लेते हैं कि अब चलिए उसने इनकम किया 100 कचौरी बेचा, तो 100 कचौरी 1 रुपए की कॉस्ट पड़ती है और उसको बेच रहा है वो 5 रुपए में। तो अब उसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 500 रुपए की हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल जो है 100 रुपीज, तो जो है उसका जो है वो सेल जो है वो 500 का हो गया, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 100 रुपए का हो गया और प्रॉफिट जो हो गया वो 400 रुपए का हो गया, ठीक है ना। तो अब ना एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें जो है वो ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रेडिट एंड रिसीवेबल इनटू हिज बिजनेस, ठीक है ना। तो सोल्ड फॉर द कैश 50 रुपीज एंड सोल्ड फॉर द क्रेडिट जो है वो मतलब 50 रुपीज, 50 जो है वो जो कचौड़ी को जो है वो क्रेडिट में बिकता है, तो 50 इंटू 5 250 रुपए का जो है वो कैश सेल कितना हो गया, 250 रुपए का, क्योंकि ये जो है कैश में बेच रहा है वो 50 इंटू, है ना। तो यहाँ पे जो है वो 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये जो है यहाँ पे 50 इंटू 5 जो है वो इक्वल टू 250 हो गया, 250 हो गया, ठीक है। और ये कलर होते हैं, है ना। ओके, 50 इंटू 5 इक्वल्स टू 250 हो गया, ठीक है। एंड ये भी है 50 इंटू 5 इक्वल्स टू 250 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कैश सेल आपका 250 हो गया, है ना।
तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो इतना हो गया। कैश पैड मतलब 100 रुपीज उसको बनाने में लगा है कचौरी, तो यहाँ पे जो है ये 250 से तुरंत जो है आपका जो है वो 100 माइनस हो जाएगा। 250 माइनस 100, 150 विल बी कैश सेल्स, है ना, कैश पैड हो जाएगा ये। ठीक है, कैश पैड हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका जो है वो कैसे रहेगा, बैलेंस शीट कैसे दिखेगा, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 150 का हो गया क्योंकि हमारे पास जो है वो 100 जो है वो खर्च हो गए, तो ये 150 का बचा। फिक्स एसेट तो 250 का हाई है ना। कैश एट हैंड कितना आ रहा है, कैश एट हैंड कितना आ रहा है, 500 था, है ना। 500 में से जो है वो कितना हो गया, वो 250 का जो है वो 250 का क्या आ रहा है, 250 का जो है आपका जो है वो कैश आ रहा है हैंड में, तो 750 हो गया। रिसीवेबल जो है वो हो गया, ठीक है। कैश एट हैंड इतना आ गया, तो आपका जो है ये कितना हो जाएगा, ये टोटल टोटल जो है ये 1400 आ जाएगा, ठीक है ना। 1400 टोटल एसेट इक्वल्स टू 1400। रिजर्व जो है, जो नेट प्रॉफिट जो है वो 400 बचता है, वो रिजर्व में आ गया, रिटेन्ड अर्निंग में। ऑन इक्विटी 200, बोरोड 800, 8 ये 200। इस तरीके से जो है ये आपकी जो है ये क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज बैलेंस। आगे चेक करते हैं क्या होता है। हाँ, नेक्स्ट जो है इसी में जो है वो एसआरएफ का देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सिंपल जो है बैलेंस शीट कैसे करते हैं। सो दिस इज 297, ओके 297। और ये जो है आपका जो है ये रिजर्व जो है ये आपका क्या है, ये शेयर कैपिटल हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, ये रिटेन अर्निंग हो गया। ये दोनों को मिला के आपका जो है ये, है ना, दिस एंड बोरोइंग, है ना, ये टोटल लाइबिलिटीज हो गया। टोटल लाइबिलिटीज हो गया, टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट। एसेट में क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया, है ना। कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। आपका जो है इन्वेस्टमेंट है कुछ जो भी पार्क किए हैं फिक्स डिपॉजिट में। अदर एसेट में रॉ इन्वेंट्रीज आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश इक्विवेलेंट आ गया। तो ये सब मिला के ये जितने भी एसेट हैं, है ना, ये दिस इक्वल्स टू 21077, ये जो है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया। तो इसी में से जो है वो आइडिया निकालेंगे जो बाद में जब देखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट का जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब डी टू ई निकालते हैं, तो है ना। इसी में जो है अगर डी टू ई निकालेंगे बोरोइंग, तो आपका जो है ये, तो अगर डी टू ई निकालते हैं यहाँ पे, तो डी कितना हो जाएगा आपका, बोरोइंग कितना है 5246, सॉरी 5246 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 11700 प्लस 297, है ना। 297 जो है वो शेयर कैपिटल हो गया और 11700 इज रिटेन अर्निंग। ये जो है आपका टोटल जो है आपका जो है डेब्ट टू टोटल इक्विटी निकालेंगे, तो इसमें जितना भी आएगा आपका कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आई थिंक पॉइंट समथिंग आएगा ये, है ना। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ओके। कितना आ गया 0.43, है ना। अगर 0.5 से लेस देन है तो वो जो है वो डेब्ट टू इक्विटी जो है वो अलाउेबल माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है कि आपका जो है वो इक्विटी के जो भी है उससे जो है बहुत ज्यादा जो है उधार नहीं है, तो 0.5 इज एप्लीकेबल। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो गया, डी टू ई रेशियो जो है वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं उसमें जो है आपका जो है वो दैट विल बी आपका जो है, आप देखते हैं कि एक और बिजनेस ले लेते हैं आपका वेदांता। वेदांता में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कितना है, यहाँ पे सी 30, राइट। आपका जो है ये 799, आपका जो है डेप्थ कितना है 7808 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 391 प्लस 37097, ये क्या हो जाएगा, ये डी टू ई हो गया, ठीक है। तो इसके कारण जो है इसमें आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं, इसमें बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि ये कितना आ रहा है 79808, ये जो है वो काफी इन्फ्लेटेड आ रहा है, ठीक है ना। 2.12, है ना, 2.12 आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है इसका जो है डेब्ट टू ई रिक्वेस्ट। तो इसमें ही हमको पता चल जाएगा स्ट्रेस है इसका, लोन भी बहुत ही ज्यादा जो है वो देना पड़ेगा इसको, इंटरेस्ट अमाउंट बहुत देना पड़ेगा इसको, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा सेल्स करना पड़ेगा, उससे आपको ग्रॉस मार्जिन इस बिजनेस में है कि नहीं ये हमको नहीं पता, कि मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएलिटी, तो डी टू ई से ही पता चल जाता है कि बिजनेस वेदर इट इज गुड और नॉट। तो बहुत ज्यादा अगर ये डेप्थ ले रही है तो दैट इज अ प्रॉब्लम। पहले ही उसमें जो है हमको जो ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जिसमें जो है वो डेप्थ बहुत ज्यादा है ना। इक्विटी के मुकाबले जो है अगर उसका डेप्थ बहुत ही ज्यादा है
सो इट इज, हमको जो है मतलब यहाँ पे जो है ग्रोथ किससे फाइनेंस हो रहा है, वो डेब्ट से हो रहा है। मतलब ग्रोथ क्या, जो एसेट है वो किससे फाइनेंस हो रहा है, तो उसको चुकाने के लिए आपको इनकम तो जनरेट करना पड़ेगा, इतना जनरेट करना पड़ेगा कि आप उसको लोन को चुका पाए, ठीक है ना। तो एक आइडिया दे देता है। और भी इसमें अगर हम देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज रहे, इसमें आप देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक्स का कितना है, आपका जो है वो बैलेंस शीट लेते हैं सिमिलर वे में, राइट। सो हिंदुस्तान जिंक्स में आपका जो है वो D2A कितना हो जाएगा, D2A जो है आपका 10,964 प्लस 845 प्लस 12,445, ये हो गया 12,445। ये आपका जो है क्या हो गया, ये आपका D2E हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 0.73 है विच इज एप्लीकेबल, वहां पे 2.12 आ रहा है, यहाँ पे 0.7 आ रहा है। तो अब एक फिल्टर यहीं पे हो गया कि दिस बिजनेस इज उससे बेहतर है, ठीक है ना। तो उससे बेहतर है ये आपका जो है ये पहले से ही जो है हो पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो बहुत सारे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वरुण बेवरेजेस हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया। सो इस तरीके से हम जो है पता लगा सकते हैं कि वेदर द बैलेंस शीट इज स्ट्रेस्ड और नॉट स्ट्रेस्ड, ठीक है ना। ठीक है, 0.286 है और इसका रिटेन अर्निंग भी बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बिजनेस जो है वो ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी कंसिस्ट ऑफ द शेयर, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और अदर इक्विटी होता है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज नथिंग, मतलब इक्विटी इज नथिंग बट नेटवर्थ ऑफ द कंपनी और इट इज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आपने जो है अमाउंट ऑफ द मनी दैट विल बी रिटर्न टू कंपनी शेयर होल्डर इफ ऑल द एसेट्स वेर लिक्विडेटेड, अगर सारे एसेट को जो है वो लिक्विडेट कर दिए, है ना, कंपनी का, एंड डेप्थ वाज पेड, अगर डेप्थ वाज पेड, द अमाउंट ऑफ मनी जो भी बचता है ना, फॉर द शेयर होल्डर, उसी को जो है आपको इक्विटी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। इट इज इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इक्विटी इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न टू द कंपनी शेयर होल्डर इफ ऑल द एसेट्स वेर लिक्विडेटेड एंड ऑल ऑफ द कंपनीज डेब्ट वाज पेड ऑफ इन द लिक्विडेशन। तो इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। इसको चेक करेंगे। अच्छा, शेयर कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज शेयर कैपिटल? सपोज यू स्टार्टेड अ न्यू कंपनी सेलिंग अ बर्गर एंड टुडे विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड कंपनी इशूड अ 10,000 शेयर विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो कंपनी जो है जो क्या किया कि आपका जो है वो फेस वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू इज 10 और टोटल शेयर जो है वो कितना रखा है, 10,000 रुपीज रखा है, ठीक है ना। शेयर जो इन केस जो है यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो है शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल इज 10 इंटू 10,000, 10,000 ये हो जाएगा, तो 1 लाख, 1 लाख विल बी इसका क्या हो जाएगा, आपका टोटल जो है वो शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डज नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब मार्केट प्राइस से शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता है ना। तो कई बार जो है अकाउंटिंग के नॉर्म्स में 3 टाइप के जो है फेस वैल्यू होते हैं, फेस 10 होता है ना, फेस जो है वो 5 होता है और फेस जो है वो 2, ये इतना कर सकते हैं। तो फेस 10 हमने देख लिया, यहाँ पे जो है 1 लाख है, ठीक है ना, 1 लाख है। अगर मेरा फेस 5 हो गया, है ना, तो ये जो शेयर है ये कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा एंड देन इट विल बिकम अ 1 लाख। एंड 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 है फेस वैल्यू, तो इसको कितना कर लेंगे, इसको जो है ये 50,000 शेयर हो जाएगा, विल बिकम। सो शेयर कैपिटल विल बी ऑलवेज फिक्स। हम लोग जो है जो अकाउंटिंग नॉर्म्स के अनुसार फेस 10, फेस 5 और फेस 2 कर सकते हैं। अगर जो है वो किसी भी कंपनी का शेयर जो है वो 100 है ना, 1000 है, फेस 5 है तो कितना हो जाएगा उसका जो है, फेस 5 है तो उसका जो है वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000 हो जाएगा। फेज 2 है तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट फेज, और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो चेंज नहीं होता विद द फेस वैल्यू, और ना ही कोई स्टॉक सस्ता होता है महंगा होता है विद द फेस वैल्यू। बिजनेस विल बी रिमेन सेम। ये जस्ट एक अकाउंटिंग नॉर्म्स है जिसमें जो है आप शेयर को जो है वो कुछ मैन्यू, मतलब जिसमें आप उसको सस्ता कर सकते हो या महंगा कर सकते हो, ठीक है, गॉट द पॉइंट, यस। तो दिखाते हैं इसमें वरुण बेवरेजेस का जो है यहाँ पे फेस वैल्यू जो है वो दिया हुआ है,
आई थिंक फेस वैल्यू इज 2, फेस वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फेस वैल्यू 2 दिया हुआ है, करेक्ट। तो फेस वैल्यू डिफाइंड रहता है, और भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे इसमें। फेस वैल्यू दिया रहता है उसमें, कोई भी कंपनी है उसका जो है वो फेस वैल्यू जो है वो दिया रहता है, ठीक है। जैसे ये वरुण बेवरेजेस है 40.48, फेस वैल्यू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4.28 करोड़, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका अदर इक्विटी। अदर इक्विटी क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। रिटेन अर्निंग जो है, मैंने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम देखते हैं। सपोज आफ्टर 5 years वो बर्गर कंपनी बोलता है कि मैं जो है आईपीओ लेके आता हूँ, तो आईपीओ क्या हो जाएगा, एंड डिसाइडेड तो जो है वो प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा, है ना, इशूड 1 लाख शेयर एंड प्राइस ऑफ दी 500 रुपीज एंड फेस वैल्यू ऑफ 10, तो 10 फेस वैल्यू है, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, तो फेस वैल्यू जो है उसने जो है वो 10 रखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। सो फेस वैल्यू जो है वो, फेस वैल्यू जो है वो 10 रखा हुआ है, ठीक है ना। सो आपका जो है 10 इंटू 1 लाख शेयर है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख विल बी जो है शेयर कैपिटल हो जाएगा, शेयर कैपिटल, ठीक है ना। अब जो बाकी जो बचा हुआ है 10, 500 का हुआ है 490 इंटू 1 लाख, 490 लाख, दैट विल बी, ये क्या हो जाएगा, ये शेयर प्रीमियम हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आ गया। सो वरुण बेवरेजेस का जो है आपका इस तरीके से जो है ये 490 विल बी, तो ये भी आपका फिक्स रहता है, 490 विल बी फिक्स, शेयर कैपिटल फिक्स रहेगा, है ना, डिपेंड ऑन द फेस वैल्यू, ये इसकी वैल्यू जो है फिक्स रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। वरुण बेवरेजेस का ये हो गया एग्जाम्पल। सो अदर आइटम इन द इक्विटी जो है वो इट इज रिजर्व बाय द कंपनी, ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। लॉस ड्यू टू द कंटिजेंसी लैक फायर, एक जनरल रिजर्व करती है विच इज वेरी नॉट। नेक्स्ट जो है करेंगे रिटेन अर्निंग। व्हाट इज रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो कंपनी सेल्स प्रोडक्ट सेल्स करती है उसके बाद जो भी इनका जो है वो आपका जो है वो पैसा बचता है, नेट प्रॉफिट जो भी बचता है आपका डिविडेंड वो सब देने के बावजूद, दैट विल बी गो टू द, आपका जो है वो रिजर्व में जाता है, तो दैट विल बी रिटेन अर्निंग, वही रिटेन अर्निंग रहता है, ठीक ना। बेसिकली द नेट प्रॉफिट और लॉस, जो भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका रिटेन अर्निंग में जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो भी आपका रिटेन अर्निंग में जाएगा। लाइक वरुण बेवरेज का देखते हैं, इसका देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, आपका देखिए कि इसका जो प्रॉफिट है 113 करोड़ से लेके जो है 15 में अभी 10 साल होने को आ गए हैं, कितना हो गया ऑलमोस्ट जो है वो 2634 हो गया। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज इसका जो है स्टार्टिंग जो है 15 में 91 था रिटेन रिजर्व, अभी कितना हो गया 15,000 रिजर्व, मतलब कितना एक्यूमुलेटेड किया इसने प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसको पता करके हम जो है वो पता कर सकते हैं कि द बिजनेस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कैपिटल का जो एलोकेशन है विच इज हैपनिंग इन द राइट वे। जैसे इसने वरुण बेवरेज के केस में इन्होंने स्टिंग जो है विच इज डन सुपर हिट, 20 रुपीज का जो स्टिंग का जो प्रोडक्ट निकाला था उसके कारण इनको जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा जो है वो एक्सेप्टेड हुए। इस तरीके से कुछ नया कंपनी जो है प्रोडक्ट करती है और नया कैपेक्स करती है, हालांकि ये सीजनल बिजनेस है पर ओवरऑल जो है द सीजन इज ऑल्सो वेरी, सीजन जो है बहुत अच्छा रहता है इनका, ठीक है। तो पेप्सी का जो है वो सब जो है वो ऑलरेडी जो है वो डिमांड रहता है यंगस्टर में, तो इट इज अ वेरी, आपका चार्ट में देख सकते हैं, उससे रिफ्लेक्ट भी करता है कि 10 years में जो है हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म, लुक एट दैट फ्रॉम 81 टू इट हैज गॉन टू द 6 to the, है ना, दैट इज। तो इस तरीके से जो है हम पता लगा सकते हैं कि कैसे जो है वो जो है आपका रिटेन अर्निंग जो है था। और रिटेन अर्निंग नेगेटिव का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, स्पाइस जेट हो गया, है ना, वो स्पाइस जेट में देखते हैं कि क्या होता है इसमें। इसमें देखिए कि कब से जो है 2009 से जो है पूरा जो है आपका निगेटिव प्रॉफिट आ रहा है, तो निगेटिव प्रॉफिट दैट मींस जो है इसका जो है वो बैलेंस शीट में देखते हैं रिजर्व भी निगेटिव, तो वहां पे देखिए ना रिटेन अर्निंग वेदर योर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज पॉजिटिव और निगेटिव, या प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट आपका जो है वो, तो दैट विल गो टू द रिटेन अर्निंग। अगर लॉस है तो भी जाएगा, अगर प्रॉफिट है वो भी जाएगा। सो इट इज अ, देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये जो हमको बिजनेस जो है फिल्टर आउट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं
थ्रू द रिटेन अर्निंग गेन। तो ये बैलेंस शीट एक आइडिया दे देता है बेसिकली कि हमको जो है इसका मतलब स्क्रीनर में देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो है रिटेन अर्निंग बढ़ रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है, तो इट इज अ साउंड बिजनेस, तो इसको वर्थ रिसर्च। देन उसके बाद अदर चीजें रहती है कि वेदर मार्केट ट्रेंड कैसा है, सेक्टर कैसा है, तो ये सब चीजें आपकी बात में आती है, पर फर्स्ट एक इंस्टेंट जो है वो आपका जो है इसमें जो है वो दिख जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो कैन रिटेन अर्निंग विद व्हाट आर द वेरियस वे ऑफ रेजिंग इक्विटी, ठीक है ना। सो व्हाट आर द वेरियस वे ऑफ रेज इक्विटी फॉर द कंपनी। मार्केट जो है प्राइमरी मार्केट इश्यूज जो है वो आईपीओस, इक्विटी इन्फ्यूज्ड बाय द प्रमोटर्स। आईपीओ तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है जिसमें जो है अपने प्राइमरी मार्केट में जो भी आईपीओ लाते हैं कंपनी उसके थ्रू जो है वो पैसा जो है वो रेज होता है। इक्विटी इन्फ्यूज्ड बाय द प्रमोटर मतलब जो भी वारंट्स एक स्पेसिफाइड टाइम में जो है आपको जो है प्रमोटर जो है वो इक्विटी इन्फ्यूज करते हैं, फंड इन्फ्यूज करते हैं अपनी खुद की कंपनी में विद, है ना। उसमें जो है 12 से 18 महीने का विंडो रहता है, इसमें 25% इनिशियली देना पड़ता है, देन उसके बाद जो है वो आपको 18 महीने में जो है उसको एनकेश करना पड़ता है वारंट्स को, ठीक है ना, बाकी रिमेनिंग अमाउंट देके। सो अगर प्रमोटर खुद ही अपनी कंपनी में जो है वो पैसा डाल रहा है, दैट मींस समथिंग इज देयर। ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक हिंट मिल जाता है कि प्रमोटर कॉन्फिडेंस है, दैट मींस, है ना, तो उसको जो है वो सस्ते में मिल जाता है और इसी प्राइस में ही वो जो है वो आपको एनकेश करता है, ठीक है ना, वॉट एवर मे बी द प्राइस, बट वो फ्यूचर प्राइस में नहीं करेगा। 12 से 18 महीने का उसको विंडो मिल जाता है। तो वारंट्स में उनको इसमें किसी को लोन देने में ये प्रमोटर का खुद का पैसा रहता है, तो डेब्ट बर्डन कम हो जाता है, तो दैट इज अ गुड थिंग। प्रमोटर अगर अपनी कंपनी में खुद का पैसा डाल रहा है तो राइट इशू इज एन, ये सारे जो है ये दिस इज नॉट अ, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट अ लोन, राइट। ये जो है सारे इक्विटीज से रिलेटेड है। तो इक्विटी इज नॉट अ, आपकी वो लाइबिलिटी तो है फॉर ऑनर्स एंड इन्वेस्टर्स, लेकिन आपको इसमें हर हर महीने हर साल पे नहीं करना पड़ता कुछ, वेदर सी यू विल बी द पार्ट ऑफ दी जो भी प्रॉफिट और लॉस जो है वो जनरेट हो रहा है बिजनेस के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है इसमें जो है वो इसमें आपको कोई कंपनी का जो है वो आपको लोन या इस टाइप की चीजें नहीं बनानी पड़ती। तो इट इज अ गुड वे ऑफ मनी। अगर मान लो साउंड बिजनेस लोगों को लग रहा है तो न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, दैट इज गुड। राइट इशू इज एन इन्विटेशन दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेस एडिशनल शेयर ऑफ द कंपनी विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड एट अ डिस्काउंट प्राइस। तो डिस्काउंटेड प्राइस में जो है मतलब आपका 3,000 का शेयर है टीसीएस का, मान लो बोल दिए कि भाई एक महीने के बाद आपको जो है इसमें 2700 में देना है ना। तो इस तरीके से राइट इशू फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वेदर दे आर इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड देयर विल, ठीक है ना। प्रमोटर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रमोटर कैन आल्सो चूज और नॉट टू चूज नॉट पार्टिसिपेट। तो इस तरीके से राइट इशू जो है वो लेके आती है। देन द फोर्थ वे इज द क्यूआईपी व्हेन मनी इज रेज्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो क्यूआईपी कब करते हैं, जब मनी जो है वो आपका जो है वो जितने भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है ये लोग जब आके जो है वो पैसा आपके कंपनी में जो है वो आपका जो है पैसा लगाते हैं, तो उसको जो है तो क्यूआईपी बोलता है। दिस इज सिंपल, इफ दे आर interested about the business, they are looking the growth or something like that, then it is a good way। ये भी हिंट मिलता है कि यहाँ पे री-रेटिंग हो सकता है स्टॉक्स का, इफ क्यूआईपी हो रहा है, राइट इशू हो रहा है, वारंट हो रहा है, तो देयर इज डेफिनेटली, अगर people are interested in the business then only they are right wanted to raise the, ठीक है। क्यूआईपी हो गया। सो जस्ट सारेगामा ने 750 करोड़ का क्यूआईपी किया था, है ना, रेजिंग दैट। जस्ट एक एग्जांपल, ऐसे बीच बीच में न्यूज आते रहते हैं, तो वी हैव टू ट्रैक द ऑर्डर्स। हमें जो है लेटेस्ट अपडेट जो है वो उसमें जो है वो स्क्रीनर है या बीएससी के जो है उसमें जो है वो सारे जो है वो ऑर्डर्स जो है वो दिए रहते हैं, तो उसको जो है बीच बीच में आपको जो है वो ट्रैक करते रहना है कि क्या क्या जो है वो ऑर्डर्स जो है वो आ रहे हैं। तो इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, इक्विटी इज ऑलवेज रिटर्न विद द लायबिलिटीज। अभी तक समझ में आ गया? तो यस बोलिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी इक्विटी हो गया, देन नेक्स्ट पार्ट में तो लायबिलिटी। इक्विटी में हमने देखा कि D2E से भी बहुत सारे आइडिया जनरेट कर सकते हैं। देन शेयर कैपिटल हो सकता है, बैलेंस शीट में एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी साइड, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो है स्क्रीनर में एक बार चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे होता है, और अगर किसी को जो है करना है, आई विल गिव द मेल आईडी एंड इफ एनी डाउट्स देयर देन आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लायबिलिटीज होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज इज
for the more than 1 year. Current liability is for the less than 1 year. Simple है liabilities जो है अपन है ना. Type of non-current liabilities: long-term borrowing, long-term provisions, long-term liabilities and deferred tax liabilities. ठीक है ना. तो आपका जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या क्या हो सकता है उसको देखेंगे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो है बैंक लोन हो सकता है. ठीक है ना. एंड एनी अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है ना. तो ये तो बैंक लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, लोन एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, डिपॉजिट्स, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो है आते हैं. तो किसी भी प्रकार से ये जो है पैसा है आपको जो है समहाउ इट इज बॉन्ड्स क्या होता है, एक फिक्स इंटरेस्ट कूपन जो है आपको जो है वो चार्ज आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट अमाउंट, और उसके बाद जो है कैपिटल को जो है वो भी आपको देना पड़ेगा. ठीक है ना. बैंक लोन से था ऑल्सो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों होता है. ठीक है ना. सो दिस वे जो है डिबेंचर भी होता है, वो उसमें भी आपको एक फिक्स जो है वो आपको जो है इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है. ठीक है ना. लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी, मतलब जो भी रिलेटेड पार्टीज है, सब्सिडीज है, उससे आपने जो है वो लोन ले लिया, दैट इज कॉल्ड एडवांसेस फ्रॉम द. तो वो भी अगर आप आपकी कंपनी को फाइनेंस कर रहे हैं तो आपको उसको भी पे बैक करना है. दैट डिपेंड ऑन द नॉर्म्स, दैट कैन बी वेरी कंपनी टू कंपनी की कितना जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, वो वेरी करेगा. लेकिन आपको जो है वो फाइनेंस का जो है वो कॉस्ट जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है. गॉट इट. तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, अगर लीज से रिलेटेड रेंटल बिजनेस है तो उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म जो है वो मैच्योरिटीज जो है वो देना पड़ता है. डिपॉजिट्स, अगर आप कंपनी ने जो है वो कुछ डिपॉजिट्स, बैंक्स जनरली डिपॉजिट रखा है तो वो भी लायबिलिटी होगी ना लॉन्ग टर्म. भले आपने अभी नहीं दे रहे हैं लेकिन बाद में तो आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज लाइक है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग refers to portion of long term debt is due to paid within the next 12 months from the reporting date. तो क्या होता है कि एग्जांपल से ही समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर 5 साल में जो है हमने 10 लाख का लोन लिया है 5 साल के लिए, एंड कंपनी टू पे 2 लाख ईच ईयर. ओके. तो अब अगर फर्स्ट ईयर 2 लाख विल अपीयर एज अ करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ठीक है. रिमेनिंग 8 लाख विल बी अंडर द लॉन्ग टर्म. तो इसको जो है ऐसा नहीं करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाए, इसको जो है हमको जो है वो दिखाना पड़ेगा आपको जो है वो करंट मैच्योरिटी अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ये आपका जो है वो नोट 2 उसमें आता है, उसमें होता है. इट्स नॉट अ हमारे लिए कुछ नहीं है. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या हो जाएगा, प्रोविजंस फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वारंटी, प्रोविजंस फॉर द वारंटी, है ना, एंड प्रोविजन फॉर लीगल डिस्प्यूट्स. ओके. प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसको चेक करें, देखेंगे कि जो टैक्स जो है जब अभी डिटेल में देखेंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट इज सिंपल. इफ कंपनी सेल्स अ सब्सक्रिप्शन फॉर 4 years and receives an advances, is it the pass or it is a liability, right? Deferred revenue or the part of the liabilities. As we have taken the money in advances from the customer, but we have to, अभी हमने सर्व नहीं किया है, हमने एडवांस लिया है, तो that is a liability. सिंजिन का एग्जांपल ले सकते हैं. अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ही देखेंगे कि कैसे जो है वो है ना इसमें जो है वो होता है. सिंजिन का एग्जांपल देख सकते हैं. सिंजिन का एग्जांपल देखेंगे तो बैलेंस शीट में जो है यहाँ पे लाइबिलिटीज में देखेंगे तो एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर, पर इसने अभी सर्व नहीं किया. ठीक है ना. तो ये जब सर्व करेगा देन दैट विल बी इनकम स्टेटमेंट में आएगा वो. ठीक है ना. नहीं तो अभी तो एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर, ये तो लाइबिलिटी ही रहेगा. देन इंडिया मार्ट के केस में देखेंगे. इंडिया मार्ट इज ऑल्सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड. अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो ज्यादा दिन का है ना, अदर लाइबिलिटीज में एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर बढ़ रहा है. ठीक है ना. ये डिफर्ड रेवेन्यू है. तो जब अब इस सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा देन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है ना. तो इस तरीके से जो है वो आपका जो है वो बिजनेस जो है वो और भी जस्ट डायल है, इस टाइप की कंपनी है, इसमें जो है आपका जो है तो डिफर्ड रेवेन्यू पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज. ठीक है. इंडिया मार्ट का एग्जांपल डिफर्ड रेवेन्यू जो है अगर देखेंगे नॉन करंट तो यहाँ पे 2584, पहले 2020 में इतना था 2697 एंड उसके बाद 2584 करोड़ हो गया. ठीक है ना. अभी नॉन करंट देखेंगे, करंट देखेंगे तो नॉन करंट और करंट दोनों हो सकता है. करंट मतलब लेस देन 1 ईयर का, तो अभी नॉन करंट देख रहे हैं मोर देन 1 ईयर का, तो 2584 है. इंडिया मार्ट का डिफर्ड रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हैं
तो इस टाइप के बिजनेस, सब्सक्रिप्शन बिजनेस में अगर जो है वो वाई या 6% का ग्रोथ है तो पता चल जाता है 5 ईयर क्या इस 20% ग्रोथ, किसी साल जो है वो 18-19 में 10% हो रहा है, 12% हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे कंपाउंड एनुअल जो है ना, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट इज दैट 20% के आसपास आ रहा है। तो इस तरीके से एक आइडिया लग जाता है कि वेदर बिजनेस जो है वो आगे जो है वो फ्यूचर में अच्छा करने वाला है कि नहीं करने वाला है, इसके बारे में जो है वो पता चल जाता है। ठीक है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि कंपनी पे अगर लोगों को भरोसा है तो दे विल कम इन एडवांस। अगर वो कम हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इस चीज को भी आपको जो है वो ध्यान रखना है ना। कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है दैट मीन्स दे आर बेनिफिटिंग द सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस, या उनके सब्सक्रिप्शन से उनका बिजनेस बढ़ रहा है तो दे विल पे इन एडवांस, है ना। सेम थिंग, कोई भी ऐसा बिजनेस जो एडवांस में पे करता है, मतलब उसका जो है कंपनी पे भरोसा है, अच्छा है। ठीक है ना। सो दिस इज द वे। ओके। डिफर्ड रेवेन्यू, वही हमने जो अभी डिस्कस किया, इज अ कंपनी रिसीव बिफोर इट डिलीवर्स गुड और सर्विस, इट इज अ लायबिलिटी नॉट रेवेन्यू, बिकॉज कंपनी स्टिल लॉस समथिंग। तो वो रेवेन्यू तब होता है जब वो फुलफिल कर लेता है। ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन वेदर सर्विस एंड प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड, it is current and non-current liability, occurs when customer prepays for something, subscription, rent, annual software license. ठीक है ना। रिकॉग्निशन, revenue is only recognized when the product is delivered or the service is performed. तो revenue तभी उसको recognize करेंगे जब जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर दिया जाए, उसके पहले जो है वो revenue को recognize नहीं किया जाता। ठीक है। तो इंडिया मार्ट इज अ वेरी एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। नाउ द डिफर्ड रेवेन्यू हो गया। सिंजिन का जो है वो, सिंजिन का मैंने एग्जांपल दिया, डिफर्ड दिया है। देन टाइप ऑफ द करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना। टाइप ऑफ करंट लायबिलिटीज में देखेंगे तो इसमें क्लियर है, इंडिया मार्ट टाइप के बिजनेस है ना। पीएस देख लेते हैं और इन्फो। डिफर्ड रेवेन्यू हो गया, क्लियर हो गया। टाइप ऑफ करंट लायबिलिटीज, तो वेरी नेक्स्ट जो देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है वो आपका ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है ना, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो इसको वन बाय वन चेक करेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो ये जो है वो कवर होता है। ठीक है। ट्रेड पेएबल्स क्या होता है? दिस आर द ऑब्लिगेशंस, दिस आर द ऑब्लिगेशंस, है ना, 365 डेज फॉर द रॉ मटेरियल, जो भी हम लोग सप्लायर्स को पैसा देते हैं, 365 डेज वी हैव टू पे द मनी, है ना, टू वेंडर्स। वेंडर्स को भी रॉ मटेरियल सप्लायर, यूटिलिटी कंपनी, ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन तो आपको हर महीने देना ही पड़ता है, इट इज मस्ट। न्यूज के रिपेयर सब्सक्रिप्शन है, नहीं तो सब्सक्रिप्शन बंद हो जाए। सिमिलरली रॉ मटेरियल के केस में क्या होता है कि कुछ समय ले सकते हैं हम लोग की, कुछ वी कैन डिले द पेमेंट समथिंग लाइक दैट। तो डिपेंड करता है कि क्या है। अगर वी आर वेरी डिपेंडेंट, बहुत सारे जो है वो सप्लायर्स हैं, तो वी कैन हैव अ बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही सप्लायर से लेंगे तो इमीडिएटली वी हैव टू पे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर हमारा जो है यहाँ पे पेएबल हमको तुरंत करना पड़ा, रिसीवेबल जो है वो लेट आ रहा है, तो हमारा पैसा जो है इसमें जो है वो फंस सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको वो चेक करना है कि वेदर इट इज राइट। ट्रेड पेएबल में जो है वो कंपनी का जो है पेएबल जो है वो कितना है, तो इसमें यहाँ पे जो है वो रेशियो में ट्रेड पेएबल्स के नाम पे होता है। लुक एट दैट 136 डेज और डिबेटर्स डेज में आने 50 डेज, इट इज गुड राइट। आप जो है इसमें रॉ मटेरियल सप्लायर को 136 डेज में कर रहे हैं, और इसमें बैलेंस शीट में जो है आपको राइट अदर लायबिलिटीज में ये ट्रेड पेएबल्स इसमें दिखता है। अगर ये पेएबल बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब आप पेएबल में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, ट्रेड पेएबल्स में, क्योंकि इट इज अ करंट लायबिलिटीज का रहता है पार्ट, राइट। और दूसरे बिजनेस में और देख सकते हैं, एसआरएफ के केस में देख सकते हैं एग्जांपल में आपका पेएबल्स, अदर लायबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स, यस 2-3। सो मोस्टली तो कंपनी जो रहता है वो रॉ मटेरियल को जो है वो जो एडवांसेस जो है वो कुछ समय बाद लेती है। तो इसमें जो डेज पेएबल इज 120 डेज, बट ये डिबेटर डेज जो इन लोग का जो बिजनेस है उसमें जो है ये डिबेटर डेज इज कांस्टेंट टू 50 डेज, व्हिच इज वेरी गुड। तो वर्किंग साइकिल जो है वो बहुत ही अच्छा है इसका। ठीक है ना। आरओसी भी अच्छा है, तो उसके कारण जो है वो कैश फ्लो जो रहता है वो स्ट्रांग रहता है, क्योंकि आपका पैसा जो है आप क्या कर रहे हैं, ये जो 3 महीने का जो बफर मिल रहा है पेएबल का, उसको आप वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं। सो विच इज गुड साइन।
अगर ये रिवर्स हो जाए 54 डेज आप सप्लायर में देंगे और 120 डेज आपका रिसीव करना पड़ेगा, तो आपका पैसा जो स्टक हो जाएगा। आपको वर्किंग कैपिटल के लिए जो है बाहर से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत ही तुरंत आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा जुटाना पड़ेगा या एम्प्लॉय को पैसे देने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है आइडेंटिफाई आइडिया स्टॉक का जनरेट हो जाएगा। और भी देख सकते हैं कि एपीएल अपोलो का देख सकते हैं एग्जाम्पल, एपीएल अपोलो, एपीएल अपोलो का देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। उसके कारण जो है वो री रेटिंग होता है, जैसे ही कुछ ऐसा चेंजेस दिखता है रेशियो, तो डिबेटर डेज इज 3 एंड डेज पेबल इज 46 डेज। तो पहले तो इनका भी 23 कुछ था, 2020 के बाद में 2020 का देखते हैं, लास्ट 5 इयर्स में 2020 में देखिए इसका स्टॉक जो था 325 एंड सडनली जो है वो री रेटिंग होके वो जो हाई साइड हो गया, जैसे ही इनको पता चला कि कैश फ्लो इज वेरी गुड पॉजिटिव। क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में क्या होता था कि ये जो रहता है ये निगेटिव, क्योंकि जो है स्टील और ये सब जो बिजनेसेस है ना, स्टील प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस हैं, दिस आर द बिजनेस ऑफ कमोडिटी बोलते हैं इसको। जो है कमोडिटाइज बिजनेस क्या होता है, जिसमें जो है वो काफी जो है वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करते हैं, उसके कारण जो इनपुट कास्ट आउटपुट कास्ट विच वेरीज। तो इस तरीके के बिजनेस में आपको जो है जब लो मतलब बहुत ही लो रहेगा तब आपको लेना है, ठीक है ना। एंड जब मार्जिन पिक कर जाए तो आपको निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद जो अगर सडन प्राइस डंपिंग आ गया या कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ गया, ओवर सप्लाई आ गया, तो द प्राइस प्रोडक्ट विल बी आपका जो वो बहुत ही जल्दी आपका जो है वो मार्केट जो है उसको फिनिश कर देता है। बट इन केस में जो है अगर इसके कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो है आपका जो है रेशियो जो रहेगा, है ना। तो इन्होंने जो है कैश एंड कैरी मॉडल एक लागू किया। उसमें क्या हुआ कि तुरंत जो है वो कस्टमर से पैसा ले रहे हैं और यहाँ पे जो है वो आपका जो है रॉ मटेरियल वाले को क्या कर रहे हैं 46 डेज में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिस आर द वेरी गुड। और ये मिल्क वाले में देखेंगे हार्टसन एग्रो में, इनका भी जो है रेशियो देखते हो, इस तरीके से आइडिया जनरेट कर सकते हैं। हार्टसन एग्रो है 15 डेज, इनको जो है मिल्क के प्रोक्योरमेंट के लिए जो रहता है बिजनेस के लिए, तो पैसा तो ये तुरंत ले लेते हैं जो भी प्रोसेसिंग, लेकिन ये मिल्क जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसमें 15 डेज लेते हैं, ठीक है ना। बल्कि इनके पीएस को भी देख सकते हैं सेम सेक्टर में कि वो आपका जो है वो हार्टसन एग्रो है। एंड पराग मिल्क क्या कर रहा है, पराग मिल्क फूड का जो है वो रेशियो देख सकते हैं 28 डेज विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फिर ये, है ना। आप तुरंत जो है पैसा नहीं ले पा रहे हैं उससे, क्योंकि मिल्क तो तुरंत ऐसा बिजनेस है जिसमें आप तुरंत जो है आप यू आर प्रोवाइडिंग मिल्क एंड यू हैव टू टेक बैक मनी। आप उसमें रिसीवेबल का वेट नहीं कर सकते बिजनेस में मिल्क में। मदर डेयरी का देखते हैं, ठीक है, मदर डेयरी का देखते हैं, मदर डेयरी, right, dairy business, I don't know what is the name of that, दूधला डेयरी का देख सकते हैं। दूधला डेयरी का भी रेशियो आई थिंक, दूधला डेयरी का भी स्टैंडर्ड वन ही है, डेज पेबल इज दैट इज फाइन, है ना। और क्या है, मॉडर्न डेयरी है क्या, मॉडर्न डेयरी शायद, मॉडर्न मॉडर्न डेयरी, यस मॉडर्न डेयरी का भी रेशियो देखिए 19 व्हिच इज नॉट गुड, 32 चला गया था। तो इस तरीके से इस बिजनेस को वैसे ही आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो द लीडर इज हार्टसन एग्रो इज द लीडर ऑफ दिस डेयरी बिजनेसेस। तो इस तरीके से आप जो है इसमें से आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेड टेबल्स को देखते हुए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग इज ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी विच इज एक्सेप्टेड टू सेटल इन 365 डेज। तो वर्किंग कैपिटल के लिए कभी कभी कंपनीज को इन्वेंट्री या सीजनल बिजनेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदांत फैशन है, उसको अगर मान लो कि सीजन, शादियों का सीजन जनरली आजकल जो है वो दिसंबर दिवाली के बाद से वो मार्च तक रहता है, तो उसमें 6 महीने में उनको काफी मतलब इन्वेंट्री करने के लिए जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है पैसे चाहिए। मान लो 50 करोड़ का 6 मंथ के लिए उन्होंने लोन लिया फॉर दी वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो वो 6 मंथ में उसको जो है वो दैट दे हैव टू पे विद इन द 6 मंथ। उसके लिए हो सकता है इंटरेस्ट का कॉस्ट जो है वो ज्यादा पे करना पड़े, इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डेफिनेटली जो है इसमें भी स्ट्रेस रहेगा, आपका लोन जो रहेगा वो भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, और आपका जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। बट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अगर बिजनेस को रिक्वायर्ड है तो यू हैव टू टेक इट दैट। तो ये हो गया लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड प्रॉपर्टी। सेम थिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग
और जो है वेदांत फैशन का देखते हैं। वेदांत फैशन में बैलेंस शीट में देखता हूँ ये बोरोइंग, तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो भी नहीं लिया है ना, अदर बोरोइंग है ना, अदर लाइबिलिटीज, ठीक है, ट्रेड पेबल, एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है ना, तो ले सकते हैं। और जैसे टाइटन हो गया, कोई भी कंपनी होगी, बहुत सारी कंपनीज ले सकते हैं बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे हैव टेकन इट फॉर द वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इनका कम है, पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग विद जैसे बिजनेस करके फिर पैसा आया, दे आर पेइंग बैक, राइट। और जो है वो जो जो मुझे अभी याद आ रहा है मैं देते जा रहा हूँ कि अगर इफ दे आर टेकिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, या दिस कम इज, बट अभी जीरो हो गया इसका, तो पूरा ये तो डेप्ट फ्री हो गया। द कंपनी विच इज पेइंग द कंप्लीट लॉन्ग टर्म, वो तो बहुत ही अच्छा बिजनेस माना जाएगा। एंड आप उसको जो है वो रिसर्च करने के लिए क्या करेंगे, दैट इज एक गुड वे ऑफ उसको जो है डीपर जो है वो डिग करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने ऐसा क्या कर रही है, उसके प्रोडक्ट जो है इतने अच्छे से क्यों चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा आइडिया जो है वो दिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका जो है वो दैट विल बी अ गुड आइडिया जनरेशन फॉर दिस। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने बैलेंस शीट पूरा समझ लिया और ये कुछ इन चीजों को ध्यान रख लिया, तो भी आपका जो है वो काफी सारा को जो है वो काम हो जाता है, ठीक है ना। तो इट्स बेटर आप सी, इक्विटी इन्वेस्टिंग इज बेसिकली लर्निंग, आप एवरी डे यू हैव टू लर्न, यू कैन नॉट सिट कि आज मैंने कंपनी पे इन्वेस्ट कर लिया और दिस क्वार्टर वो फिर वो 2-3 साल तक जो है मैं भूल जाऊं उसको। आज के डेट में जो है द बिजनेस जो सिनेरियो जो है जिस तरीके से जो चेंज हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो बिजनेस विल गो जो है आउट ऑफ डेट इफ समथिंग विल देयर, राइट। तो इस तरीके से आपको हर चीज को थोड़ा सा ध्यान रहा है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कैपिटल कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक ठाक से जो है वो कैपिटल एलोकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, दे आर इन्वेस्टिंग इन राइट बिजनेस। जैसे कई बार जो है वो कई बिजनेस जो है क्वेस्ट कॉर्प है, उन्होंने मोहन बागान या कुछ क्लब में इन्वेस्ट करना चालू किया, ठीक है ना। सो दे आर, दैट इज अ प्रॉब्लम, फिर उसमें जो है वो लॉसेस भी लेते हैं देन, है ना, फिर देन दे वो उसमें शो करते हैं कि एक्सेप्शनल लॉस हो गया, राइट ऑफ करते हैं। सो दैट इज, जहां पे राइट ऑफ किया आपको वहां पे तुरंत यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द बिजनेस, है ना। सो वो न्यूज आते रहता है, यू हैव टू ट्रैक द बिजनेस। आप 10-15 जो बिजनेस जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं उसको आपको कंप्लीटली ट्रैक करना है। तो ये बेसिक आइडिया। नेक्स्ट कहाँ पे आते हैं, ओके, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया, वर्किंग कैपिटल लोन्स आपका जो है वो, है ना, पेबल रहता है ये तो। देन अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, अदर मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया, ठीक है। एडवांसेस फ्रॉम द डीलर्स, डीलर से आपने एडवांस लिया हुआ है तो उसको जो है लाइबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से डिविडेंड हो गया, है ना, रिफंड, इंटरेस्टेड एक्विट, ये तो सिंपल जो है वो अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड हो गया, रिफंड फ्रॉम इंटरेस्ट करते हैं, तो ये अदर पेएबल जो आता है, ये सिंपल अदर करंट लायबिलिटीज होता है विच ऑलरेडी जो है वो देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मतलब प्रोविजंस फॉर डिविडेंड हो गया, प्रोविडेंड फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रोविडेंड फॉर वारंटीज। कोई प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव हो या कुछ हो गया तो वहां पे भी कुछ करना पड़ता है, जैसे खास करके ऑटोमोबाइल कंपनी जब कुछ लॉन्च करती है तो उनको जो है कॉल बैक करना पड़ता है, तो वारंटीज को भी आपको वो करना पड़ता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गया कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस में जो है आपको वापस लेना पड़ता है प्रोडक्ट को, तो इस तरीके से जो है आपको जो है वो प्रोविजन फॉर दी वारंटीज करना पड़ता है, ठीक है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज अ ग्रेविटी, लीव, एनकैशमेंट, ये सारी जो है वो चीजें जो है वो आपको जो है ये सब जो है वो करंट लायबिलिटीज के अंडर में रहता है, विच इज इन द बैलेंस शीट। आपका जो है वो एनुअल रिपोर्ट में वो पूरा जो है वो नोट के फॉर्म में रहता है कि किस चीज के लिए जो है ये शॉर्ट टर्म जो है वो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या कवर्ड हो गया, ठीक है। तो एक बार आपको हैबिचुअल हो जाएगा देखने के लिए, तो यू डोंट हैव टू जी, आप एक एक चीज को देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही चल जाएगा। आप नोट टू कॉन कॉल देख सकते हैं, आपके उसके जो है वो ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं, तो उसमें सब पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि बेसिकली जो है किसी भी स्टॉक को जो है वो ग्रोथ, उसकी अर्निंग्स कितनी आ रही है ना, व्हाट इज द साइकिल, किस साइकिल में है, तो चार्ट, थोड़ा बहुत चार्टिंग भी आना चाहिए, ये सब चीजें कवर करेंगे आने वाले सेशन में। एक बार जो है ये बैलेंस शीट आपका जो है वो इनकम स्टेटमेंट, देन कैश फ्लो एनालिसिस, देन आपका जो है वो रेशियो एनालिसिस, एंड लास्ट इज द वैल्यूएशन। उसके बाद बेसिक ऑफ द चार्ट, मतलब कैसे आपका जो है वो, क्योंकि आपने सब चीज पढ़ लिया है
द कंपनी इज नॉट इन अप ट्रेंड, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इफ इट इज इन, मान लो बहुत समय से वो एक रेंज बाउंड में है, मतलब जो है वो जो है इट इज इन द साइडवेज, और एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अगर आपका साइडवेज ये साइकिल ही नहीं चल रहा है तो आप क्या कर लेंगे, कितना भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अगर मार्केट इज नॉट गिविंग यू द, है ना, तो अगर उसमें डिमांड ही नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली इट इज अ, जो ये खेल होता है वो लिक्विडिटी का होता है। लिक्विडिटी ड्राइव्स द मार्केट, आपका जो है वो प्राइस। जैसे बहुत सारे लोग बैंकिंग में भागने लगते हैं, तो दैट स्टॉक्स गोस, इवन एचडीएफसी बैंक 2-3%, 10%, 5-6% का एडवांसेस करेगा, बट इट इज अ स्टेबल बिजनेस। उसका जो पूरा जो है ना, अदर बैंक से जो है वो देर इज जो कॉस्ट ऑफ इनकम है वो सब सारे जो है वो जो है वो इम्प्रूव्ड है। तो एचडीएफसी बैंक का जो है वो हमेशा जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो है वो प्लस में ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिजनेस, बट वी विल नॉट गेट अ वेरी गुड, मतलब रिटर्न एक बैलेंस आपका कंपाउंडिंग होगा, है ना। बट आप बोलोगे बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, तो दैट उतना ग्रोथ अब नहीं है, क्योंकि बिकॉज द बिजनेस हैज मैच्योर्ड, है ना। अब इतनी बड़ी 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अब इतनी बड़ी का हो रहा है, तो देर इज है ना। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द लीज लाइबिलिटीज। मुझे और कुछ एग्जांपल इसमें चेक करना है क्या। करंट लाइबिलिटीज हो गया, सिंजिन का भी हो गया था, इंटेंजिबल एसेट, लीज लाइबिलिटीज। ओके, लीज लाइबिलिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एकदम सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है लीज लाइबिलिटी जो है वो, है ना। तो लीज लाइबिलिटी इज अकाउंटिंग के मेथड में जो है इसको जो है वो लीज लाइबिलिटी अंडर लॉन्ग टर्म डेब्ट में रखता है। तो आई जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ दैट कि सपोज टाइटन है, कंपनी ने 10 लाख रुपीज, ठीक है ना, ये 10,000 हो गई। 10 लाख रुपीज का क्या हुआ है, एक लोन लिया है, लीज लिया हुआ है, क्योंकि ये लीज और रेंटल पे चलते हैं इन लोग, क्योंकि ये जो सारे रिटेल यूनिट है, वेदांत फैशन है, जो है टाइटन है, जुबलियंट फूडवर्क है, ये लोग जो क्या कहते हैं लीज पे जो है अपने जो है वो शॉप जो है वो स्टोर ओपन करते हैं। तो इसने जो है 5 साल के लिए लीज लिया हुआ है 10 लाख में फॉर 5 years, ओके। एंड नाउ दे हैव टू, अब ये ऑन नहीं कर रहे। लीज लाइबिलिटी में क्या होता है, ये दे आर नॉट ऑनिंग दैट, पर इसको अभी न्यू अकाउंटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली जो है इसको बैलेंस शीट में जो है आपको जो है उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना, अंडर द एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, अंडर द लॉन्ग टर्म, लीज लाइबिलिटी के टर्म में ही अंडर लॉन्ग टर्म में पुट अप करते हैं, एंड एसेट साइड में राइट ऑफ यूज एसेट के नाम से जो है इसको हम जो है उसको रिकॉर्ड में रखते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि अगर ये 10 लाख का जो है 5 साल के लिए लीज लिया हुआ है, तो इसका जो है ये प्रेजेंट वैल्यू जो है, क्योंकि ओवर द इयर्स हमको 10 लाख का जो है वो लीज एग्रीमेंट हुआ है, तो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू जो है इसका कैलकुलेट करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू जो है सपोज इसका जो है वो प्रेजेंट वैल्यू जो है इसका कैलकुलेट करते हैं फॉर दी 5 years जो है वो सपोज जो है वो 8 लाख आता है, ठीक है ना। अगर 8% जो है कुछ इंटरेस्ट इसका जो है वो करते हैं, तो ओवर द 5 years जो है वो 8 लाख आता है। तो अगर 8 लाख पे जो है 8 लाख पे जो है हमारा जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है उसका, ठीक है ना। तो इसका जो है 8% इसका जो है वो इंटरेस्ट पर ईयर रहेगा, तो अटी कितना हो जाएगा, 8% इज मतलब 64, मतलब 64,000, ठीक है ना, 64,000, राइट। 10% इज 80,000 हो जाएगा, मतलब 64,000 जो है इसका इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और इसका जो डिप्रिशिएशन कॉस्ट है फॉर 5 years कितना हो जाएगा, 2 लाख। 2 लाख जो है वो डिप्रिशिएशन कॉस्ट हो जाएगा, और 2.64, मतलब एवरी ईयर दे हैव टू पे द लीज, जो लीज अमाउंट जो रहेगा, लीज जो वो देना पड़ेगा आपको जो है वो, एक तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन कॉस्ट देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका जो है वो 64 कितना देना पड़ेगा, 64,000 जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन कॉस्ट देना पड़ेगा आपका, डिप्रिशिएशन कॉस्ट देना पड़ेगा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। तो 2.64 आपको देना पड़ेगा एवरी ईयर फॉर द 5। तो ये जो है वो लीज लाइबिलिटी है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग मेथड में ये जो है आपको दिखता है। तो बहुत सारी बिजनेसेस जो है अगर आप देखेंगे, आई जस्ट टेक एग्जांपल, जुबलियंट फूडवर्क का एग्जांपल देखते हैं।
बैलेंस शीट में देखते हैं कि बोरोइंग जो है लीज लायबिलिटी, वैसे कंपनी के पास जिसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ऐसे में देखेंगे तो 4,000 करोड़ का, पर इट इज नॉट अ बोरोइंग दैट. So lease liability is 1670, 1620, 1986, 2371, 2700, 2748. ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी लीज लाइबिलिटीज है. ठीक है, तो इस पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर में जो है ये लीज लाइबिलिटी यहाँ पे हो गया. और यहाँ पे जो है एसेट में जो है वो आपका जो है वो मतलब ये राइट ऑफ यूज एसेट में जो है आपका जो है वो राइट ऑफ यूज जो है एसेट में यहाँ यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बट एनुअल रिपोर्ट में आपका जो है वो राइट ऑफ यूज एसेट में जो है वो बुक हो जाता है, नोट्स अकाउंट टू नोट्स में जो है वहाँ पे यूज हो जाता है. ठीक है ना. और भी देख लेते हैं आप जो है टाइटन हो गया, टाइटन का है ना, टाइटन में देखते हैं आपका जो है लीज लाइबिलिटीज. सो D2E कैलकुलेट करते समय इसको जो है वो एक्सक्लूड कर देना है. ठीक है ना, ये यहाँ पे रहेगा सिमिलर थिंग्स. ठीक है ना, इसमें जो है आपको जो है वो क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है इसको. ठीक है ना, ये दिस विल बी द 2009-17-108, इसको जो है आपको नहीं लेना है, पर दिस लीज लायबिलिटी. तो इसका जो एक ये होता है कि आप जो है इसमें इस टाइप की कंपनीज में इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इस टाइप की कंपनी से आपको एबिटा मार्जिन नहीं देखना है. एबिटा मार्जिन देखेंगे तो आपका डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट जो है वो नहीं काउंट होगा. तो आपको क्या देखना है इस टाइप की कंपनी में, पैट मार्जिन देखना है. क्या देखना है, पैट मार्जिन देखना है. ठीक है ना, जुबिलेंट फुटवर्क हो गया, टाइटन हो गया, डायरेक्टली इनका जो है वो पैट मार्जिन देखना है. ठीक है, क्योंकि एबिटा मार्जिन में हमें कुछ पता ही नहीं देगा, इन्फ्लेटेड होके दिखेगा वो. ठीक है ना, तो पैट मार्जिन देखना है, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट और जो है डिप्रिशिएशन सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है, तो वो जो है आपका पैट मार्जिन देखना है. और जैसे कुछ और कंपनीज हैं, जो रेनबो चिल्ड्रंस है, एक रेनबो चिल्ड्रंस करके जो है वो कंपनीज है, देखते हैं उसका जो है लीज लाइबिलिटीज है, हॉस्पिटल कंपनी है, लीज लाइबिलिटीज सी. ये हॉस्पिटल में जो है ये लोग लीज लेके जो है वो अपने हॉस्पिटल्स को है ना लेते हैं. तो हॉस्पिटल बिजनेस में ऑल ओवर इंडिया जो है दे आर टारगेटिंग, दे आर वेरी गुड बिजनेसेस. सो इसमें जो है आपका देखिए बोरोइंग तो जीरो है एंड लीज लाइबिलिटी आपको करना है. तो सेम चीज में इसको क्या करना है, आपको जो है इसको हटा के जो है आपको चेक करना है. तो इट्स बिजनेस इज प्रोड्यूसिंग गुड ना, इसका रेशियो देखिए 19, 20, 24, ऐसे लगेगा कि जो है आपका जो है वो इट इज हैविंग अ 760 करोड़ ऑफ बोरोइंग, बट इट इज नॉट, लीज लाइबिलिटी इज नॉट अ बोरोइंग, है ना, क्योंकि आप इसको ऑन नहीं करते हैं, आपको इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा और डिप्रिशिएशन कॉस्ट देना पड़ेगा फॉर द 5 years. उसको कैलकुलेशन करते हैं, इट इज अ सिंपल एक अकाउंटिंग मेथड में एक सिंपल कैलकुलेशन किया जाता है. दैट्स फाइन. तीनों एग्जांपल ये जुबिलेंट फुटवर्क हो गया, टाइटन हो गया, रेनबो चिल्ड्रन हो गया, और कुछ बच गया वेदांत फैशन है. वेदांत फैशन का भी सेम बिजनेस है. आई जस्ट चेक, वेदांत फैशन भी लिख लेते हैं. वेदांत फैशन का भी सेम ही है आपका जो है वो बिजनेस मॉडल, लीज लाइबिलिटी. वैसे तो इसकी बोरोइंग जो है वो ऑल जीरो है. ठीक है, तो इसका जो है ये मार्जिन जो है अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो है ये मार्जिन जो है वो मैं दिखाता हूँ कि मार्जिन जो है वो आपको जो है वो राइट मार्जिन जो है वो जो है रहेगा सी दैट रेवेन्यू फ्रॉम पैट मार्जिन इज 28%, which is very high for the retail business side. इसमें EBITDA मार्जिन तो देखो 47% दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 28%, which is very high. ठीक है, सीजनल बिजनेस है, तो इस तरीके से आप जो है इसको जो है वो चेक कर सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप जो है उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्लियर हो गया. तो हमने सारे बिजनेसेस देख, मेजर इम्पैक्ट ऑन दी कंपनीज, मेजर इम्पैक्ट लाइक टाइटन, मेट्रो, बाटा, इस टाइप की QSR कंपनीज है, जुबिलेंट फूडवर्क, इस टाइप की कंपनीज में ये हो सकता है. ठीक है ना, एग्जाम्पल फूडवर्क में हमने देख लिया, ऑलरेडी देख लिया. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज एसेट. एक जो इम्पोर्टेंट लास्ट इसमें बचा हुआ है एसेट जो है, व्हाट द कंपनी ऑन्स और पोजेस, दैट इज कॉल्ड एसेट, टेल्स वेयर द मनी हैज बीन स्पेंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, है ना, फंड फ्रॉम द इक्विटी. अगर फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज है, इन्वेंट्री है, मान लो वो पर्सनल व्हीकल्स हैं, कहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड हैज बीन, है ना, वो यूज हुआ है, उसको आपको जो है वो करना है. ठीक है ना, नॉन करेंट एसेट होता है, करंट एसेट होता है. सो करंट एसेट दैट इज अगेन मोर देन फॉर 1 year, an asset that benefit for less than 1 year, that is a current asset. तो नॉन करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होगा,
फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा आपका, ब्रांड होंगे, लाइसेंस होंगे, ये सारे जो है वो इंटेंजिबल एसेट होगा, ठीक है ना। राइट ऑफ यूज एसेट होगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब नॉन करेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच इज फॉर दी मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो टेंजिबल फिक्स एसेट में देखते हैं ये सब प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, ये सब होगा। तो इसमें डिप्रिशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आप इसमें देख सकते हैं जो भी एनुअल रिपोर्ट में जो है वो फिक्स एसेट जो है वो लाइक मैं दिखाता हूँ आपका जो है वो नवीन फ्लोरिन का देखते हैं। नवीन फ्लोरिन का फिक्स एसेट देखिए बढ़ते जा रहा है, तो ये इस फिक्स एसेट में वही आएगा आपका टेंजेबल एसेट आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी जो है ये लाइव नहीं गया है, द प्लांट हैज नॉट बीन लाइव। तो 742 करोड़ का किया, फिर 219 का किया, सो दे हैव बिल्ड द फिक्स, मतलब प्लांट इतने सारे जो है वो कंस्ट्रक्ट करके। तो आप देखिए जो इसके बाद जो है मार्च 22 के बाद इससे कैसे आइडिया जनरेट करते हैं आप, जहां भी कंपनी ने एक डिस्क्लोज किया, क्योंकि इनको जो बीएससी में डिस्क्लोज करना पड़ता है, जैसे ही डिस्क्लोजर आया कि भाई नवीन फ्लोरिन हैज बीन डिक्लेयर 742 का जो है वो कैपिटल जो है वो आपका जो है वो एक्सपेंशन प्लान दे हैव, है ना। तो उसमें जो है आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो कुछ वो नया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल्स जो है अभी जो है 556 से जो है इनका जो सेल्स है दैट इज क्रिएटिंग इज 1400 करोड़ का जो है वो सेल जनरेट कर रहा है। अगर जो है वो बाकी जो है और आगे जो है ये 1600 का, अगर मान लो ये का जो है ये फिक्स एसेट जो है वो लाइव हो जाता है, तो वो जो है डेफिनेटली उसका सेल्स बढ़ेगा, उसका मार्जिन बढ़ेगा, तो उसका जो है एबिटा आ जाएगा, तो फ्यूचर ग्रोथ विल बी हाई, है ना। अब ये रहेगा कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, सेल्फ हो रही है कि ये जो डेप्थ के थ्रू हो रही है, एंड हाउ दे आर लुकिंग द पॉसिबिलिटी, ये हमको जो है कि रिसर्च करना है। तो एक मोटा मोटी पता चल जाएगा कि 742 करोड़ का जो है वो उन्होंने क्या कर दिया है, आपका कैपेक्स अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी 500 के कैपेक्स पे जो है उसका जो उनका जो है वो कितने का आ रहा है, दे आर हैविंग अ बिजनेस ऑफ 1400 करोड़। देखिए मार्च 22 जैसे ही 1600 करोड़ आया तो वो 600 करोड़ का बिजनेस बन गया, मतलब 1600 में फिर जो है वो 2000 करोड़ का आ गया। तो इनका नवीन फ्लोरिन का तो वैसे भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल में रहता है, तो दे आर फिक्स, बड़े बड़े इनोवेटर्स के साथ ये स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में है, तो है ना। तो नवीन फ्लोरिन का जो रहता है, तो दे आर वेरी श्योर अबाउट देयर बिजनेस, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द मोर कैपेक्स। इफ दे आर श्योर, वो बहुत ही श्योर है कि अपने जो मैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे जो है उनको बिजनेस मिलने वाला है, तभी दे आर डूइंग द कैपेक्स, राइट। तो इस तरीके से एक आइडिया मिल जाता है, पर ऑल कैपेक्स इज नॉट फ्रूटफुल, ये भी है। आपने कैपेक्स कर लिया और आपके बाद फिर उसमें जो है वो सेल्स ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो देन डिप्रिशिएशन दे रहे हैं, देन है ना। देखते हैं अनुपम रसायन, अनुपम रसायन बिजनेस देखते हैं इन्होंने क्या किया है। 681 से जो है वो इन्होंने जो है वो with 19 last 5 years में they have done the capex of this much। तो बहुत बड़ा बिजनेस इन्होंने कैपेक्स अनाउंसमेंट किया 24 में, ठीक है। नाउ अगर ये इतने का 24 में जो है वो, है ना, सो वेदर दे हैव, उन्होंने वो उनका जो है वो सेल्स ग्रो कर पाया कि नहीं कर पाया, नहीं हुआ। सी 1600 से ये ओनली ग्रो, तो इनका जो है वो सेल्स जो है उतना जो है वो ग्रो नहीं हो कर पाया, ठीक है ना, मतलब डिमांड उतनी नहीं थी। सो नाउ दैट दे हैव टू डिप्रिशिएशन न देना पड़ा, तो उसके कारण जो है उसके जो है वो प्रॉफिट एंड उसमें जो है वो इम्पैक्ट आता है। नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन फ्रॉम दिस, है ना, 270। तो ये भी आपको देखना है, दैट्स व्हाई द चार्ट इज राइट। देखिए फॉर द लास्ट 5 years, या पहले तो स्टैग्नेंट था, अब तो प्राइसिंग आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो है ये 20 जैसे ही इन्होंने कैपेक्स किया द प्राइसेस में, और यहाँ पे जब पता चला कि इट इज गॉन, तो इसके कारण जो है वो आपको ये देखना है कि कौन सा जो कैपेक्स है वो फ्रूटफुल है कि नहीं, मतलब वो यूजफुल है कि नहीं, वो सेल जनरेट कर पाएगा कि नहीं। यहाँ पे तो सेल ही जनरेट नहीं हो रहा, आप डिप्रिशिएशन दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। विधि स्पेशलिटी देखते हैं, नेचुरल फूड सिंथेसाइज के बिजनेस है,
तो ये बिजनेस को देख के ही समझ में आ जा रहा है कि इन्होंने भी बहुत ज्यादा कैपेक्स कर रखा हुआ है 65 करोड़ का 23 में। तो मार्च 23 में अगर इसका जो बिजनेस है इसने सेल्स हैज नॉट इंक्रीज्ड, है ना, उस तरीके से जो है इनका सेल नहीं बढ़ रहा। तो आप देखिए चार्ट प्राइसेस पे आगे जो है वो लास्ट 5 ईयर्स में चेक करते हैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर द प्राइस हैज बीन सेम, राइट। कैपेक्स का जो फायदा नहीं मिल पाया है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो एक आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं कि थ्रू द कैपेक्स का कैपिटल वन प्रोग्रेस जो भी अगर कंपनी वो कर रही है, नए नए कैपेक्स डाल रही है, तो उससे सेल्स जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है ना, लाइव जाने के बाद जो है क्योंकि डिप्रिसिएशन ऐड होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है इसको कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज का देखते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज का देखते हैं। पीआई इंडस्ट्रीज का जो है बैलेंस शीट में देखते हैं, फिक्स एसेट इज, ठीक है ना, बहुत बढ़ गया है इसका फिक्स एसेट, पर इनका सेल्स जो है उस तरीके से बना अभी 4000 करोड़ के एसेट में। जैसे मान लो ये कब कैपेक्स अनाउंस किए, 21 से लेके हर साल जो है ये अनाउंसमेंट किए काफी, 271 से जो 20 से जो इन्होंने बहुत कैपेक्स अनाउंसमेंट किया है। तो मार्च 20 में जो है, मार्च 21 में सपोज ले लेते हैं, इनका जो है वो 21 में जो है वो 4000, अभी ये 7000 का जस्ट डबल हुआ है, लेकिन कैपेक्स जो है वो बहुत ही अच्छा कैपेक्स, अच्छा खासा कैपेक्स हो गया, डबल ही हुआ है ना। तो ठीक है, तो इस तरीके से एक जो है अनुमान देखते हैं, ठीक है, इसका पीआई इंडस्ट्रीज का तो ये 2000 से जो है ये 4000 करोड़ के उसमें है, कैपेक्स किया है, और उसके हिसाब से जो है इसका जो है वो सेल्स जो है वो 4000 से जो है वो 4500 से 8000 के आसपास हुआ है, ठीक है ना। द ठीक है, तो इसका ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। पॉलीकैप का देखते हैं, अपार इंडस्ट्रीज का देखते हैं। पॉलीकैप ने बहुत कैपेक्स किया हुआ है। पॉलीकैप का देखते हैं, फिक्स एसेट जो है वो 2500 हो गया फ्रॉम दी 750 से लास्ट 10 ईयर्स में। हर साल जो है ये, अभी इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कैपेक्स किया है, 767 का, 578 का, 370, यहाँ से देखिए। तो इसलिए जो है ये रीरेटिंग हुआ है, इनकी डिमांड जो है प्रोडक्ट की बहुत अच्छी से हो रही है, इनका प्रॉफिट भी अच्छे से आ रहा है। तो अगर 1600 करोड़ की कैपेक्स, मतलब 1600 करोड़ के एसेट पे इनका जो है वो मार्च 22 में, इस तरीके से देखते हैं, मार्च 22 में इनका जो है वो 12,000 करोड़ का है ना, और अभी जो है इनका जो है वो मार्च 23 में वो 2000 करोड़ से बढ़ गया। फिर ये तो इनका जो है वो ग्रोथ जो है काफी अच्छा हो रहा है थ्रू द कैपेक्स, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग कैपेक्स, ठीक है ना। तो इनका जो है वो और भी चीजें देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट सेगमेंट वायर एंड केबल सेगमेंट का ग्रोथ कितना है, 26%, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग है। बाकी जो है अप्लायंस बिजनेस है, दे आर नॉट डूइंग वेल, लेकिन इसमें जो है ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। ग्रोथ जो है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इज गुड। सो कोई एक बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है तो इसके कारण रीरेटिंग हो सकता है। चार्ट देखिए लास्ट 5 ईयर्स में व्हाट इट हैज डन इट। अभी तो करेक्शन हो गया क्योंकि वो कैपेक्स है, वो सबका प्रॉब्लम आ गया जिसमें। तो इस तरीके से आप जो है वो आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉलीकैप हो गया, है ना, और कुछ देख सकते हैं, भारत रसायन देख लिए, नवीन फ्लोरिन, वरुण बेवरेजेस का जो है एक बहुत बड़ा जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जो है इन्होंने दिसंबर के बाद जो है काफी जो है वो कैपेक्स पे कहा वो किया है। सो 6000 का जो कैपेक्स है, 6000 का जो दिसंबर 20 में अभी 13,000 का हो गया, है ना। और अब अगर ये जो है वो 6000 करोड़ का जो है अगर एसेट जो है वो 13,000 करोड़ हो गया 24 में, तो इसका देखिए जो है ये 20,000 करोड़ का इसका जो है सेल्स जो है वो जनरेट हो रहा है, 20,000 करोड़ का सेल। तो एक आइडिया लग जाता है कि यस कंपनी इज एलोकेशन, मतलब कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन है वो राइट वे में हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग एसेट, दे आर सीइंग द ग्रोथ, ठीक है ना। पर एक समय के बाद जो है आपकी मैच्योरिटी आ जाती है कंपनी में, उतना ग्रोथ नहीं कर पाते, अगेन द कंपनी इज डूइंग द ग्रोथ, तो उस चीज को आपको देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेरियस जो है आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं थ्रू द बैलेंस शीट एंड थ्रू द आपके कैपेक्स। तो यहाँ पे हमने जो है वो कैपेक्स का देखा, how to check if company is doing substantial capex or not, and the capex is generating a sales or not, वो भी important पैरामीटर है।
वही चेक करना है आपको, ठीक है। तो फिक्स एसेट हो गया यहाँ पे, आई थिंक, ठीक है। देन 194 का सडनली जो है कंपनी गया 272 का, ऐसे चेक करना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, सो जस्ट लुक द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आल्सो नोन शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमने जस्ट पूरा देख लिया। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुड इंडिकेट हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल इज गो टू लाइफ, ठीक है। नवीन फ्लोरेंस का ऑलरेडी हमने चेक किया अभी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चेक करते हैं इंटेंजिबल ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स व्हिच कैन बी फॉलोइंग नेवर बी डिप्रिशिएटेड। तो ये इंटेंजिबल एसेट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ब्रांड्स हैं, ये भी जो है वो डिप्रिशिएट होते हैं। तो कुछ कंपनी जो है इसमें, जैसे तानला प्लेटफॉर्म्स है, वो उन्होंने जो है एक समय जो है ये कंप्यूटर को जो है बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रिशिएशन में दिया था। सो दैट्स व्हाई, है ना, तानला का डिप्रिशिएशन देखते हैं, वो भी चेक करना है कभी कभी कि तानला प्लेटफॉर्म है, डिप्रिशिएशन जो है आई थिंक इसमें यहाँ से पता चलेगा। डिप्रिशिएशन लुक एट दैट है 378 का। तो यहाँ पे वी हैव टू, यहाँ पे देखना है कि सडनली दे आर शोइंग द 73 और इसने फिर क्या हुआ कि 378 का डिप्रिशिएशन किया, राइट। तो इस तरीके से इसको जो है डिग करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो ब्रांडिंग में सभी कभी पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया, विच कैन बी फॉलोइंग। तो आपका CWIP एंड लैंड नेवर बी डिप्रिशिएटेड। व्हाट इज गुडविल एंड हाउ, एक जनरल जो आइडिया जो हम लेंगे कि व्हाट इज द गुडविल। गुडविल इज क्रिएटेड व्हेन वन बिजनेस एक्वायर अनदर। मान लो कंपनी एक्स ने जो है कंपनी वाई को एक्वायर किया, उसकी जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो 20 करोड़ है। टोटल एसेट मतलब उसका डेब्ट वेब पे करने की, लेकिन हम उसको 50 करोड़ दे रहे हैं। मतलब उसकी ब्रांडिंग, उसकी उस बिजनेस का जो है वो ओवरऑल जो है वो टोटल जो पोजीशन, मार्केट पोजीशन, वो सब देख के उसकी जो कॉस्ट जो आ रहा है वो 50 करोड़ है, मतलब इन्फ्लेटेड आ रहा है। तो वहां फिर वो एक जो है वो एसेट साइड में जो है वहां पे जो है वो गुडविल जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इज आइडेंटिफाइंग द फेयर वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसेट। मतलब फेयर वैल्यू क्या है ये तो नहीं पता है, फिर नेट एसेट, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 30 करोड़ इज टेकन एज अ गुडविल ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक्स। तो यहाँ पे एक गुडविल का जो है वो नोट में एक डिफाइन कर दिया जाता है, एंड इन द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स, ठीक है। नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टमेंट, ऑल दोज इन्वेस्टमेंट व्हिच आर डन फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर आर नोन एज अ नॉन करेंट। जैसे इन्वेस्टमेंट ये जो है लॉरेंस लैब ने इम्यूनो एडाप्टिव सेल थेरेपी में क्या किया, एक मतलब 20% जो है इन्होंने एक IIT समथिंग सेल है, एक जीन थेरेपी का जो है इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इम्यूनो एडाप्टिव सेल थेरेपी पे। तो ये क्या हो गया, इस पे जो है 20% है। तो इसमें 3 तरीके के होते हैं कि लेस देन 20% वाले फाइनेंशियल एसेट हो गया, 20 to 50 का एसोसिएट हो गया, सब्सिडी अगर आपका 50% हो, जैसे दीपक नाइट्रेट है, उसके जो इतने सारे सब्सिडीज हैं, ठीक है ना, उसको देख सकते हैं आप। दीपक नाइट्रेट का जो है वो चेक कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट इज हैविंग बहुत सारे जो है वो रिलेटेड पार्टीज जो है वो, दीपक फर्टिलाइजर्स, है ना, एंड दीपक ये हो गया टेक्नोलॉजीज, है ना, श्री दीपक सी मेहता। तो इतने सारे सब्सिडीज हैं, ठीक है ना। तो इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, रिलेटेड पार्टीज में यहाँ पे दिखता है यहाँ पे। एंड और भी बहुत सारी बिजनेसेस है जिसमें रिलेटेड पार्टीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे कि जो है वो वी गार्ड है, वी गार्ड इंडस्ट्रीज में देखते हैं प्रॉफिट, रिलेटेड पार्टीज में देखते हैं वी गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, है ना, ब्लू इलेक्ट्रोमैक लिबर्टीज में हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से ये दो जो है वो हो गया, एंड ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप उसमें चेक कर सकते हैं कि इनका ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए कि उसकी सब्सिडीज है, उनका भी प्रॉफिट देखना पड़ता है, वो भी लोन में है कि नहीं, हाउ दे आर डूइंग द बिजनेस, परफेक्टली डूइंग अ गुड बिजनेस और नॉट, ये सब आप चीजों को देखना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। नाउ आपका जो रहेगा वो नेक्स्ट जो है वो करंट एसेट, लास्ट आई थिंक करंट एसेट आ जाएगा। तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा। ट्रेड रिसीवेबल वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिसीवेबल है एक कॉन्सेप्ट, इसको भी समझ लेते हैं।
इट इंक्लूड द बैलेंस शीट ऑफ ऑल द सेल्स रेवेन्यूज ऑन द क्रेडिट। अगर मैंने मार्केट में जो है प्रोडक्ट बेच दिया है धंधे में, और उसके बाद मुझे पैसा धंधे में आया नहीं, तो बहुत 3 महीने बाद आ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। या कुछ डाउटफुल भी हो जाता है तो वो बिजनेस को नुकसान ही हो गया है। तो ये चीजें आपको चेक करनी है ना। तो मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, वेदर दे एबल टू पे बैक मी और नॉट, है ना। तो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल वहां पे डेप्थ हो जाता है उसमें, उसके बाद वो आने वाला ही नहीं है पैसा, है ना। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा है ना। तो ये भी आपका जो है वो कंपनी में आने वाला है, ठीक है ना। जैसे हमने एक समोसा के केस में किया कि 50 जो है वो क्रेडिट का डेबिट में, 50 जो है वो कैश में कर रहा है और 50 जो है वो क्रेडिट में कर रहा है। वो 50 वाले जो है वो वापस ही नहीं आए पैसा देने के लिए, तो व्हाट ही विल डू द समोसा वाला। तो इस टाइप की चीजें में जो है आपको जो है वो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो देखना पड़ता है कि रेशियो में जो है वो, है ना। डिबेटर डेज, ठीक है, ये कंज्यूमर बिजनेस का ठीक रहता है। आपके जो है वो स्टील कास्ट को देखते हैं, रेशियो जो है 83 डेज है। गवर्नमेंट बिजनेस हो गया जैसे कि टीटागढ़ हो गया, टीटागढ़ हिल्स, है ना। अभी तो डिबेटर डेज काफी अच्छा हो गया, इनका डेज पेबल हो गया। पहले देखिए इनका जो है बिजनेस है काफी 136 ऐसा कुछ हुआ करता था। और वरुण SRF का देखते हैं, SRF का जो है वो कितना है डिबेटर डेज, मतलब ये रिसीवेबल डेज ही है 54 है, ठीक है। इसका डेज पेबल जो है वो आपका जो है वो पढ़ लिए हैं, करंट लाइबिलिटीज है ना। ये एसेट में आता है क्योंकि ये पैसा कंपनी में आ रहा है। 54 इज दिस, तो ऐसा बिजनेस ठीक होता है जिसमें आपका ये पेबल जो है वो डिले होता है, एंड दिस डिबेटर डेज जो है वो आपको जल्दी मिल रहा है, ठीक है ना। और भी बिजनेस आप देख सकते हैं, प्रिंस भाई, कोई भी बिजनेस देख सकते हैं आप। तो इसमें सिर्फ आपको रेशियो में समझना है कि 83 डेज है। देखिए इसमें डेज पेबल मतलब आप सप्लायर को तुरंत पैसा दे रहे हैं और आपके पास माल जो है बहुत कम दिन में आ रहा है, तो इसमें आपका इन्वेंट्री में पैसा आपका फंस जाएगा। आपका जो है कैश फ्लो जो है वो निगेटिव ही रहेगा, कैश फ्लो विल बी नेगेटिव, है ना। तो ये अभी हुआ है 56 से एकदम से 83 हो गया है, विच इज अ प्रॉब्लम। पैसा आपने वो फंस गया है, ठीक है ना। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है देखिए, वर्किंग कैपिटल डे 102 हो गया, तो वर्किंग कैपिटल डे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल ही 121 हो गया, है ना। तो अगर कैश कन्वर्जन जो है ये बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है स्ट्रेस आ रहा है बिजनेस में, है ना। तो ऑपरेटिंग जो है कैश फ्लो जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको जो है वो डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए आपको बाहर से लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक चीजें आती है। हाँ, एक और प्रॉब्लम होती है कि कई कंपनी में जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले लेते हैं, अगर वो उतने अच्छे से सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट नहीं पा रहे हैं, शॉर्ट टर्म बोरो को जो है वो लोन चुकाने के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज नॉट, वो वहां पे एक रेड फ्लैग है कि आपने जो है वो लॉन्ग टर्म बोरो का जो है लोन जो है वो चुका रहे हैं आप शॉर्ट टर्म बोरो करके, है ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरो का मनी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको यूज नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए। तो ये भी चीज आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। सो और एग्जांपल जो है वो इसमें चेक कर सकते हैं, विल चेक, है ना। इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके। अनुपम रसायन हो गया, रेशियोज देगा देखिए, 143 days, 247 days, है ना, ठीक है। बट दिस आर द बिजनेसेस व्हिच इज टेकिंग, मतलब बहुत ज्यादा समय लग रहा है ये सब पेपर्स, तो वो स्ट्रेस बताता है कि इन सब बिजनेसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ओवरऑल जो है वो ट्रेड पेएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो, ट्रेड रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। इट इंक्लूड द बैलेंसेस ऑफ ऑल द सेल्स रेवेन्यू ऑन द क्रेडिट, ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो ऑलरेडी हमने जो है वो, अगर आपके जो इन्वेंट्री अगर बढ़ते हुए दिख रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। या तो आपका जो है वो रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है पैसा, वर्क इन प्रोग्रेस में फंसा हुआ है, और फिनिश गुड में फंसा हुआ है, मतलब तो वो ऑलरेडी जो है वो आपका जो है वो बैलेंस शीट में देखते हैं आपका जो है अदर एसेट, इन्वेंट्रीज पहले जो है 588 करोड़, आपका जितना जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है उसका जो है वो 20% जो है वो उसमें फंसा हुआ है, किसमें फंसा हुआ है, इन्वेंट्रीज में फंसा हुआ है।
सो इट इज अ प्रॉब्लम 690 करोड़। तो ये इससे पता चल सकता है कि कंपनी का जो है वो डेफिनेटली जो है वो आपका जो कैश फ्लो वो निगेटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो है आपका जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में फिनिश गुड और इसमें जो है वो फंसा। तो इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत हाई लेवल पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लाइक वी गार्ड है, वी गार्ड एक बिजनेस है, इसका जो मैं देखता हूँ अगर इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज है, ठीक है। ये कंज्यूमर बिजनेस में ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा इन्वेंट्री करके रखे रहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है तो वहां पे बिजनेस में स्ट्रेस आता है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात होती है ना। और देख सकते हैं, है ना, ट्रेड टेबल में। और इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फिनिश गुड्स, है ना, एसआरएफ का ले लिए, सबका एक बार इन्वेंट्रीज चेक कर सकते हैं। एसआरएफ का देख लिए, आपका जो है बैलेंस शीट में देख लिए आपका इन्वेंट्रीज इज दिस मच, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल में पैसा है, पर बहुत ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन, या उसका जो है ना, सेल्स का बहुत ज्यादा पार्ट जो है इसमें नहीं होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल हो गया। और कौन सा कंपनी देख सकते हैं, नवीन फ्लोरिन केस में देखते हैं, है ना, इन्वेंट्री में पैसा फंस रहा है क्या? नो। ठीक है, ओके है, बैलेंस मतलब नॉर्मल है इसमें, कि आपका जो है जितना भी सेल्स है उसमें उसके मुकाबले कम है, बट इसमें जो है आपका जो है ये इस तरीके से इन्वेंट्रीज को देख सकते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस आपका जो है वो इन्वेंटरी रिफर्स टू द मैटर दैट वेटिंग टू। नेक्स्ट जो है वो कैश एंड कैश, अगर बहुत समय तक जो है वो कंपनी का पैसा जो है वो बैंक में पड़ा है मोर देन 3 मंथ, तो दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग होता है, तो उसको भी आपको चेक करना है। हाई बैलेंस करंट एंड ये आपका जो है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट इसमें रहेगा। देयर इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस होता है, उसमें जो है होता है कुछ लायबिलिटीज जो है वो डिफरेंस, कुछ जो है वो टैक्स का जो है वो डिफरेंस है, या तो हमने अभी टैक्स जो है कम दिया है और बाद में हमको जो है वो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा उसके कारण। लाइक सपोज हमने 1 लाख रुपए का कोई मशीन खरीद लिया है, राइट, है ना, इसको जो है वो आई टेक इट दैट अभी मैंने 1 लाख रुपए का जो है वो कुछ 10,000 हो गया, 1 लाख रुपए का मशीन खरीद लिया। अगर नॉर्मल जो है डिप्रिशिएशन नॉर्म्स जो बोलते हैं कि इसमें जो है वो 20%, मतलब 20,000 जो है वो मुझे वो इसमें जो है वो डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा, लेकिन बाद में कंपनी एक्ट बोलती है कि 30% इसमें जो है वो डिप्रिशिएशन आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे तो अभी मैंने 80,000 इसका जो है वो प्रॉफिट ले लिया, और यहाँ बाद में अगर कंपनी एक्ट बोलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, 70,000 का जो है मुझे वो यहाँ पे मतलब 30,000 जो है वो डिप्रिशिएशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, है ना, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 10,000। पहले मैंने 20,000 का लिया, अभी अगर 30,000 का मुझे दिखाना चाहिए था, तो ये 10,000 है। इस पे जो है अगर इस पे जो है ये 25% मतलब 2,500, ये जो है ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। तो इसी तरीके से बड़ी चीजें हो सकती है कि आपका जो है कुछ टैक्सेस में जो है कुछ उसमें कारण जो है वो आपने कम दे दिया है अभी टैक्स, बाद में आपको जो है उसको जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी अकाउंटिंग नॉर्म्स और एक्ट, इसके कारण उसी को जो है वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, सो सिमिलरली सिमिलरली जो है डिफर्ड टैक्स एसेट क्या हो गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। डाउटफुल डेप्थ मतलब इसके लिए मैंने प्रोविजन कर रखा है, जो कि होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, तो मैंने पर 1 लाख रुपए कर दिया है ना। तो टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 6 lakhs में 25%, मतलब एक्स्ट्रा 1 लाख हैज टू बी टैक्स्ड नाउ बट विल बी अलाउड इन फ्यूचर व्हेन रिटर्न ऑफ। लेकिन अगर ये हुआ ही नहीं तो मुझे ये 6 लाख का ये जो है इसमें जो मैंने इनकम टैक्स यहाँ पे अभी रिटर्न दिया, मतलब वो दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, वो 25,000 वो जो है वो मुझे वापस जो है वो रिबेट मिल जाएगा। सो दिस इज अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मे हैपन मे नॉट हैपन, है ना। तो इसके कारण जो है ये एक आपको ये करना पड़ेगा। डीटी इज नॉट के जस्ट एक बुक एंट्री जो है फ्यूचर टैक्स रिलीव करते हैं, ठीक है ना। ओके, ये मैं डिप्रिशिएशन का बता दिया था अभी कि 1,500 होता है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप जो है इसमें बैलेंस शीट को देख के जो है वो बहुत सारे आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक अभी बैलेंस शीट को देख के ही समझ में आता है कि टाटा मोटर्स ईवीज में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी इनका जो काफी पार्ट जो है स्ट्रेस्ड है ना। बोरोइंग जो है 106 है, इससे जो है इन्होंने एसेट क्रिएट किया हुआ है इतना, फिक्स एसेट बोरोइंग से बहुत किया हुआ है ना। तो इसका जो है अगर D2E निकालेंगे तो इट विल बी स्ट्रेस्ड, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो गया। एंड और भी अगर देख सकते हैं कुछ और बेसिक कंपनीज देख सकते हैं, टीवीएस, इसमें जो सेम कंपनी को अगर वो करते हैं टीवीएस मोटर कंपनी को, सो टीवीएस में देखेंगे तो बैलेंस शीट इज ओके, बोरोइंग इज दिस, ठीक है इसमें, एंड 846 इसका जो है ये, इसका D2E निकालेंगे तो इस तरीके से सेम सेक्टर की जो कंपनीज में D2E से पता चल पाएगा कि कितने जो है वो लीवरेज्ड है और कितने जो है वो नहीं है ना। तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी कई जगह काम करता है, आपने कैपेक्स कर लिया उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका जो है फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहता है, अब अगर सेल्स बढ़ गया तो अगर आपकी मटेरियल रॉ मटेरियल कॉस्ट स्टेबल है तो आपका जो है प्रॉफिट में हाई प्रॉफिट जो है वो जनरेट करने के काम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बैलेंस शीट एक तरीके से आई हैव डन माय कि बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।